नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अपन थोड़ा सा इसके अंदर एफर्ट कर रहे हैं क्या, ठीक है। अभी एक बार इनिशियल लेवल पर हमारा ये ट्राई है कि थोड़ा सा, जैसे अभी एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं आपके, जहाँ तक मेरे ध्यान में है। तो 22-23 को आपका एग्ज़ाम है जहाँ तक कि मुझे याद है। तो फिर अब इसमें आपको कोशिश ये करें कि अभी इसमें ये जो समय बचा है आपके पास, कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट है, उसका रिवीजन कैसे हो सके, है ना, ये चीज़ है। तो चलो ठीक है, अपन शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग जो है वो मैराथन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और उसी मैराथन की कड़ी के अंदर, जैसा लास्ट टाइम हमने मैराथन किया था, उसमें इंडियन ऑथर्स सारे के सारे जो भी दे रखे हैं आपके लिटरेचर के सेक्शन में, उनको हमने पूरा कर लिया था। आज हम क्या करने वाले हैं, आपके लिटरेरी मूवमेंट, शायद आपको ये थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन आगे आने वाले 1 या 2 घंटे के अंदर आपके जितने भी लिटरेरी मूवमेंट्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे लिटरेरी मूवमेंट्स पूरे हो जाने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे डिटेल्स हम लोग लेकर चलेंगे, क्योंकि 1-1.5 घंटे के अंदर उतना सब कुछ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। बता देता हूं मैं आपको कुछ चीज़ें और इन मूवमेंट्स के बारे में, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि सर 2 घंटे के अंदर आप कर रहे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। बिल्कुल भी नहीं साथियों, हमने कंटेंट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, पूरा कंटेंट आपको दे रहे हैं। ये ज़रूर है कि ये जो क्लासेस अभी चल रही हैं, इनको आप रिवीजन के तौर पे लीजिए। आप ऐसा ना सोचिए कि ये सारा का सारा कंटेंट, अगर किसी बच्चे ने पहले कुछ भी नहीं पढ़ रखा है और सीधा वो अगर इस क्लास के ऊपर आ रहा है मूवमेंट्स को देखने के लिए, तो मैं खुद ये बात मानता हूँ कि वो उतना अच्छा उनको क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत अपना बैकग्राउंड रहे उन चीज़ों के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप ये क्लास देख रहे हैं, आपने हल्का सा भी आपको आइडिया है उस टॉपिक के बारे में, फिर आप आते हैं, आप सोचते हैं कि चलिए ये क्लास जो है वो रिवीजन के लिए मेरे लिए फ्रूटफुल होने वाली है, तो निश्चित तौर पर ये क्लास आपके लिए 100% उपयोग होने वाली है, ठीक है। तो ये है, साथ ही में ऑनलाइन साथियों को भी बता देता हूँ मैं, आज ये सेकंड वीडियो है हमारा। जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर हमने इंडियन ऑथर्स के बारे में बात की थी, सारे ऑथर्स हमने कंप्लीट किए थे। बाद में मुझे याद आया कि एक स्लाइड उसके अंदर मिस हो गई थी, जहाँ पे हमने तोरू दत्त का थोड़ा डिस्कशन कर रखा था। तो उसके लिए आप एक काम कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ तोरू दत्त के लिए मैं एक वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। आपके पास अच्छा विकल्प है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां पर एक पेज के ऊपर मैंने सारे डिटेल्स आपको तोरू दत्त के बारे में प्रोवाइड करवा रखी है। और एक लास्ट क्लास का करेक्शन है, इसको ध्यान में रखिए। अगर आप इंडियन ऑथर्स को देख के आ रहे हैं, तो फिर वो पिछली वाली क्लास बहुत अच्छी क्लास है, स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा सराहा है उसको। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पर्सनली मेरे ऊपर मैसेजेस भी आए हैं कि सर रिवीजन के लिए इससे बढ़िया क्लास हमारे लिए नहीं हो सकती थी। 1-1.5 घंटे के अंदर आपने सारे के सारे इंडियन ऑथर्स को कवर करवा लिया है। तो निश्चित तौर पर भी मुझे भी बेहतर लगा, क्योंकि जब अपने प्रयासों को इस तरीके से तवज्जो मिलती है, तो एक शिक्षक के लिए मेरे ख्याल से इससे बढ़िया चीज़ दूसरी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इंडियन ऑथर्स वाली बात जो है, उसके अंदर एक करेक्शन ये था कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखवाई थी, वहां पे मैं 1961 बोल गया था, तो उसको थोड़ा करेक्शन करके आप 1861 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ही मैं आके पब्लिकली ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब आ जाते हैं सीधा, बहुत ज़्यादा हम नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। टीएमए जो है वो अपना चैनल है, दी एमसीक्यू एनालिसिस। आपको आगे आने वाले समय के अंदर रीड के लिए भी हम लोग इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट कम समय के अंदर आपको मिले, तो निश्चित तौर पर ही फिर आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर मैं ये मानता हूँ, स्पेशली जो टाइम सेविंग की बात करें हम, ठीक है। अभी तो ये पैटर्न हमारा चल रहा है, आगे आने वाले समय के अंदर हम बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, और आपके रिवीजन को एक नई दिशा और नया आयाम देंगे, ठीक है। तो वो हम लेके आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इस कंटेंट को शेयर जरूर करें, तो उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, सीधा आता हूं मैं कंटेंट के ऊपर, लिटरेरी मोमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं बेसिक आपको चीजें बता देता हूँ इसके बारे में, क्योंकि हो सकता है आप एक गलत फंडामेंटल्स लेकर नहीं आए। अगर आप इस क्लास के अंदर आए हैं, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ यहाँ पे ही अपन इन चीज़ों को थोड़ा क्लियर कर लें। लिटरेरी मूवमेंट्स क्या होता है, मूवमेंट्स का मतलब बेसिकली, इस शब्द को आप समझेंगे, ठीक है, मूवमेंट्स, ठीक है। अब ये मूवमेंट्स का अर्थ होता है आंदोलन, ठीक है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मूवमेंट्स को हम आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है, या फिर कोई एक प्रतिक्रिया जो होती है जिसमें अपन, उससे भी इसको डिफाइन
कर सकते हैं आंदोलन में। मैं एक नॉर्मल चीज आपको बता देता हूं, जैसे हम बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की, ठीक है। अब इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ऐसा तो आपके पास कोई एग्जैक्ट डेट है क्या सर, इस तारीख से ये शुरू हुआ या फिर इस सन से ये शुरू हुआ था? अलग अलग ऑथर्स अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें बताते हैं। कुछ बोलते हैं लेट 19th से ही शुरू हो गया था, कुछ बोलते हैं अर्ली 20th सेंचुरी में ये शुरू हुआ था क्या। तो ऐसे अलग अलग चीजें निकल कर आती है ना। तो उसी तरीके से इनको आप एग्जैक्ट टाइम फ्रेम के अंदर बता दें कि सर ये मूवमेंट इन्हीं समय के बीच में चला था, तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि इस कंटेंट के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी। क्योंकि जहां पे नेचुरलिज्म चल रहा था, उसके बाद वाला कोई और राइटर आके आपको सिंबोलिज्म का इस्तेमाल करता हुआ नजर आ सकता है। ऐसा नहीं है सिंबोलिज्म उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में चला है, ठीक है। एक बात ये, दूसरी बात ये सर, व्हाट कैन बी द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। एक सवाल ये भी बन सकता है कि सर यहां से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको चीज बता देता हूं, देखिए क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है, एक मैं नई स्लाइड लेके बता देता हूं इसमें आपको। पहली बात, जैसे आप कोई भी एक मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में क्या क्या चीजें आप पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, और मैं उन्हीं चीजों को लेकर आया हूं। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आपके पास रेफरेंस बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है, वो जानकारी आप जुटा सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट्स के बारे में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहली बात हमको पढ़नी है, कोई एक मूवमेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है उस मूवमेंट की विशेषताएं, और मैंने इस लेक्चर के अंदर कोई कमी नहीं रखी है विशेषताओं के मामले में। हर मूवमेंट के बारे में मोटी मोटी जानकारी जितनी भी होती है जिससे आप उस मूवमेंट को डिफाइन कर सकते हो, वो सारी की सारी मैंने ऐड करी है, ठीक है। सेकंड चीज बात करें अपन, तो उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव ऑथर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो बेसिकली उस पर्टिकुलर मूवमेंट के अंदर उन्होंने थोड़ा योगदान अपनी ओर से दिया था, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑथर्स के बारे में आप थोड़ा सा जान लें, पर्टिकुलर मूवमेंट के बारे में। और कुछ ऐसे एक दो रचनाएं दे रखी हैं आपको जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उस मूवमेंट के बारे में, तो उन चीजों को आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ वर्क्स, यहाँ ध्यान रखना, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट को एक वर्क भी डिफाइन कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक राइटर के बारे में उसकी 10-10 रचनाएं याद कर रहे हैं, इतना डिटेल्स में नहीं जाना है आपको। और मैं तो ये मान रहा हूं कि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बनाता है सो देर आर 90% चांसेस कि वो कैरेक्टरिस्टिक से अपना प्रश्न बना लेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर थोड़ा सा इन डिटेल जाता है तो उस पर्टिकुलर मूवमेंट को ओरिजिनेट किसने किया था, कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑथर है, तो उसके बारे में कुछ पूछा जा सकता है। और थर्ड स्टेज आएगी जहां पर आपको वर्क्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया रखना है, ठीक है। अच्छा एक बात और, तो क्या मैं जो बता रहा हूं आपको तो इसका मतलब ये कि मैं सारी चीजें लेकर नहीं आया हूं? जी नहीं, मैं सब कुछ लेकर आया हूं। मैं कैरेक्टरिस्टिक्स भी लेकर आया हूं, मैं रिप्रेजेंटेटिव ऑथर्स को भी लेकर आया हूं, और मैं इसके वर्क्स को भी लेकर आया हूं। इन सारी चीजों को मैं लेकर आया हूं, लेकिन क्लियरली मैं आपको बता दूंगा, जैसा मैंने आपको इंडियन ऑथर्स के बारे में बताया था, हर जगह पर मैंने आपको पिन पॉइंट किया था कि यहाँ पर आपको ये चीजें याद रखनी है, इसके अलावा आप चाहें बाकी चीजें छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज करेंगे अपन। चलिए तो आते हैं नए तरीके से इसको पढ़ते हैं। इस पूरी क्लास के अंदर जुड़े रहें, क्लास को नॉर्मल स्पीड के ऊपर देखें। अगर आप यूट्यूब के ऊपर बाद में देखते हैं इसको, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी अगर करेंगे तो चीज़ें हो सकता है उतनी दिमाग में आपके न आए, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना, इस मूवमेंट्स वाले लेक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी, कहीं सारे ऐसे शब्द हैं जो थोड़े आपके लिए टिपिकल नहीं है ना, थोड़े मुश्किल हो सकता है आपको उनका अर्थ समझने की, क्योंकि वहाँ शब्दार्थ महत्वपूर्ण नहीं है, उस शब्द से क्या एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी जो है वो निकल रही है, उन चीजों के बारे में जानना है, ठीक है। तो ये मिस नहीं करेंगे आप लोग। अब देखिए लिटरेरी मूवमेंट्स बेसिकली होता क्या है। लिटरेरी मूवमेंट इज अ ग्रुप ऑफ लिटरेरी वर्क्स। यहाँ क्या चीज अपने काम की है, अ ग्रुप ऑफ लिटरेरी वर्क्स, ये बात ध्यान रखें, दैट वर क्रिएटेड अराउंड द सेम टाइम। यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए जो बात मैंने आपको बताई थी, अराउंड द सेम टाइम है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ध्यान रखना, कुछ समय के आसपास है ना, जहां पर बहुत सारे ऑथर्स ने अपनी
एक तरीके की आइडियोलॉजी को लेकर कुछ लिखा है बाई ऑथर्स विद सिमिलर इंटेंशंस। ये ध्यान रखें, उनका इंटेंशंस कैसा था, सिमिलर था, एक जैसा उनके इरादे थे उस पर्टिकुलर रचना को लिखने के। एंड स्टाइल्स, और साथ ही में उनकी स्टाइल है वहां पर भी हमको कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। द वर्क्स क्रिएटेड विद इन अ मूवमेंट कैन रेंज फ्रॉम एसेज टू पोएम्स। यहाँ वो जो वर्क्स हैं वो आपके एसेज भी हो सकते हैं, पोएम्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके नॉवेल्स भी हो सकती हैं, ड्रामा भी हो सकता है। इसके अलावा भी बाकी सारे जितने भी जॉनरास हैं वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे इनके बारे में। अच्छा, एक बात और, जो मैंने आपको बताया था कि सर अगर राइटर्स का क्वेश्चन हम यहाँ याद नहीं करेंगे तो हम कहाँ याद करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका एक टॉपिक दे रखा है लिटरेरी पीरियड्स जो दे रखा है, वहां पर निश्चित रूप से आपको कुछ राइटर्स के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव ऑथर हैं किसी पर्टिकुलर एज के, उनकी ही एक दो रचनाओं को याद करके जाना है, सब कुछ पढ़ के नहीं जाना है। सब कुछ पढ़ोगे तो लिटरेचर अथाह है, कभी पूरा नहीं पढ़ पाओगे आप, ठीक है। रेंज का ध्यान रखें, जो एग्जामिनेशन की रेंज है उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को सेट करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां से। सबसे पहला मोमेंट आपके सामने आएगा अभी, ये मोमेंट है आपके पास रोमांटिसिज्म, ठीक है। अब देखना इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए, रोमांटिसिज्म इज अ लिटरेरी मूवमेंट स्पैनिंग रफली 1790 टू 1850। ये लगभग समय था, 1790 से लगा के 1850 के लगभग चला था। जो अपन ट्रांजिशनल पोइट्स के बारे में देखते हैं तो उन्हीं से, विलियम कॉलिंस को पढ़ते हैं हम, ब्लैक को पढ़ते हैं, तो तकरीबन वो जो समय हो गया था जिनको प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिक्स कहते हैं, ठीक है, वहां से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। अगर आपको ये शब्द समझ में नहीं आ रहा है प्रीकर्सर में क्या बोल रहा हूं, उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को किसी भी तरीके से इंफीरियर फील नहीं करें, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हो सकता है टीचर के पास तो जो नॉलेज होता है वो उसका थोड़ा वास्ट होता है, ये बात हम जानते हैं क्या। आपके पास जितना है आप उससे, उसके अंदर इसको जोड़ के और आपका एग्जाम निकाले, बस इस बात को सोचना है आपको नहीं समझ में आ रहा है प्रीकर्सर तो कोई बात नहीं, लिटरेरी पीरियड्स के अंदर आपके प्रीकर्सर आ जाएंगे, हम उनको देख लेंगे, ठीक है। द मूवमेंट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। ये ध्यान रखना, सेलिब्रेशन ऑफ नेचर की बात हम देखते हैं। किसकी बात देख रहे हैं, जो प्रकृति है उसको किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, ठीक है। सेकेंड, एंड द कॉमन मैन, और साथ ही में ये मूवमेंट किसकी बात करेगा, जो आम आदमी है उसकी बात करेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अच्छा, रोमांटिसिज्म से पहले का अगर अपन मूवमेंट देखें तो वहां पर कुछ नेचुरलिज्म के भी हमको इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो एरा चल रहा था, न्यू क्लासिकल एज अपनी चल रही थी, क्या है ना, तो वहां पर भी कुछ चीजें हम देखते हैं कि रीजंस की बात की जा रही थी, रेशनैलिटी की बात की जा रही थी, मतलब एक आम आदमी की बातें बहुत कम थी वहां पे। आम आदमी अपनी जिंदगी में क्या क्या चीजें देखता है, वो क्या क्या चीजें महसूस करता है, कल्पनाओं का उतना महत्व नहीं था। नेचर से लोग दूर जाने लगे थे। नेचर कहाँ है सर, कंट्री साइड में है ना, गाँवों में है नेचर, अगर आपको प्योर नेचर आप कहीं देखने को मिलेगा तो। और उस समय हम ये पाते हैं कि वो जो नेचर से बहुत दूर चले गए थे वो लोग, है ना। थोड़ा जो लिटरेचर है वो रेशनैलिटी पे चला गया था, तार्किक बातें करने लग गया था, एक तरीके से डाइडेक्टिक अप्रोच थी। डाइडेक्टिक का मतलब होता है उपदेशात्मक बातें। भाई साहित्य का काम ये नहीं होता है, ये किसका मानना था, मेरा बिल्कुल नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूं इनका मानना है। किनका, जो रोमांटिक राइटर्स है उनका और उस पर्टिकुलर मूवमेंट का, ठीक है, रोमांटिसिज्म। इसके बाद फोकस ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, ये बात याद रखनी है आपको। इसके बाद एन आइडलाइजेशन ऑफ विमेन, विमेन को आइडलाइज किया गया था, मतलब उनको ध्यान में रखकर बहुत सारी चीजें लिखी गई थी। जो लव जो है वो भी यहाँ का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट था रोमांटिक का, ठीक है। एंड एन एम्ब्रेस ऑफ आइसोलेशन एंड मेलनकली। अब इन दोनों शब्दों को ध्यान रखना है, आइसोलेशन और मेलनकली क्या होता है। आइसोलेशन का मतलब होता है किसी चीज से दूर हट जाना, अकेले में चले जाना।
अपने आप को आइसोलेट करना। अभी कोविड टाइम में आपने इस टर्म को सुना होगा कि वो इंसान जो है वो आइसोलेशन के अंदर है। आइसोलेशन का मतलब है अलग थलग हो गया, अभी वो किसी से मिलजुल नहीं रहा है। मेलनकली का मतलब होता है थोड़ा उदास रहना, ठीक है। और ये ध्यान रखना, रोमांटिस जो सिज्म जो है उसके अंदर इमोशंस की बहुत ज्यादा वैल्यू है। आप किसी तार्किक आदमी के सामने जाके अगर अपनी परेशानियों को बताएंगे, आप अपनी उदासी को बताएंगे, तो वो शायद बिल्कुल आपको अलग अलग तरीके से मोटिवेटर जो आप जिनको बोलते हैं आज की घड़ी में, आपको बोलेंगे कि सर ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसकी जगह जो है वो कहाँ पे मिलेगी आपको? रोमांटिसिज्म में। ये मेलनकली को भी इंजॉय करते हैं सर, उदासी का भी इनका जीने का अपना एक अलग मजा है, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, रोमांटिसिज्म से कुछ लोग थोड़ा मिसगाइड हो जाते हैं। वो क्या कर लेते हैं, रोमांटिसिज्म को समझ लेते हैं रोमांस से, ठीक है सर, मतलब कुछ ना कुछ रोमांस वाली बात इसके अंदर आएगी। मैं क्लियर बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इसके अंदर, कोई रोमांस वाली बात नहीं है। इसके कुछ फीचर्स हैं, उनको पढ़ना है आपको, ठीक है। प्रोमिनेंट रोमांटिक राइटर्स कौन कौन है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट राइटर्स की बात करें अपन तो एक जॉन कीट्स, बहुत बड़ा नाम है साहित्य के क्षेत्र में। विलियम वर्ड्सवर्थ निश्चित तौर पर ही ये भी एक बड़ा नाम है। पर्सी बायशी शैली ये भी बड़ा नाम है। और मेरी शैली ये भी एक बड़ा नाम है, ठीक है। ये 4-5 बड़े रिप्रेजेंटेटिव ऑथर्स हैं। कुछ वर्क्स भी हैं जैसा मैंने बताया, मैंने आपको बता दिया इसके कैरेक्टराइजेशंस क्या क्या हैं। ये सारी चीजें क्या क्या है? नेचर से थोड़ा करीब जाना, सेलिब्रेट करना, नेचर को सेलिब्रेट करना है, कॉमन मैन की बात करना है, फोकस ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति के क्या क्या अपने निजी अनुभव रह सकते हैं उन चीजों के बारे में बात करना। आइडियलाइजेशन ऑफ विमन, विमन को भी थोड़ा आइडियलाइज किया गया, किस तरीके से? अलग अलग तरीके की उपमाओं का इस्तेमाल करके, क्योंकि यही बात अगर न्यो क्लासिकल एज में कहनी होती तो राइटर उसको किसी और तरीके से कहता, और वही बात अगर रोमांटिक राइटर कह रहा है तो उसका कहने का सलीका बहुत अलग हो जाएगा, ठीक है। रोमांटिक लिटरेचर इज मार्क्ड बाय 6 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी बात कर रहा था मैं। सबसे पहला है सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। हो सकता है थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा हो, अगली स्लाइड के ऊपर आपको और क्लियर दिख जाएगा ये। फोकस ऑन दी इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति के ऊपर उनका फोकस था कि व्यक्ति के जीवन में क्या क्या चीजें हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी थी, थोड़ी आध्यात्मिकता भी हम यहाँ पे देखते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ आइसोलेशन था, एकात्म जो है, एकांत जिसको बोलते हैं हम, एकांत को भी सेलिब्रेट करना सर, अकेले में जाके। इन राइटर्स के बारे में थोड़ी सी बात बताऊं भाई, नहीं लग रहा कभी कभार हमारे साथ भी वो चीजें होती है। मतलब हो सकता है हमको ये जो हमारे आसपास जो चेंजेस अभी चल रहे हैं कि आज के जमाने में, वो हमको पसंद नहीं आए, लेकिन इंसान सोचे यार तंग आ गया हूं मैं इन सारी चीजों से, अब क्या करूं। चला गया कहीं दूर जाके, किसी गांव के अंदर जाके कोई तालाब है उसके पास बैठ गया, थोड़ी देर पानी के साथ खेलने लग गया, कुछ मछली के साथ थोड़ा इधर उधर कुछ करने लग गया, समझ रहे हो? मतलब ये आइसोलेट हो गए आप। वो जो एक लगातार फ्लो चल रहा था उससे खुद को थोड़ा सा आपने दूर किया। क्लियर? ये बात है। तो ये आइसोलेशन को भी पसंद करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे मेलनकली, बता चुका हूं, उदास रहना भी इनको पसंद था, उदासी को भी इंजॉय करते थे ये लोग, और उदासी के बारे में भी लिखते थे, क्योंकि इमोशंस की जगह थी। जिस इंसान के अंदर इमोशन है वही उदास हो सकता है। अगर आपके अंदर इमोशन नहीं है तो फिर आप उदास नहीं हो सकते और ना आप खुश हो सकते हो सही तरीके से, क्योंकि जो इंसान अच्छे से उदास नहीं हुआ है उसको खुशी का आलम क्या होता है उसका एहसास नहीं है, ठीक है। तो ये लोग उदास भी होते थे और सेलिब्रेट भी करते थे चीजों को, है ना। इंटरेस्ट इन द कॉमन मैन, मतलब आम आदमी के जीवन के अंदर इनको रुचि थी और उन्हीं को ध्यान में रखकर ये लोग अपनी रचनाएं लिखते थे। ऐसा नहीं कोई बहुत ज्यादा अपन कहते कोर्टली लैंग्वेज जो होती थी, मतलब राजशाही की बातें वो करते थे, या फिर राजा महाराजा की कहानियां होती थी। जैसे आप जो एलिजाबेथन एज के अंदर देखोगे, जो विलियम शेक्सपियर जो है उनकी रचनाएं आप उठा के देखोगे, उनके अंदर जो मोस्टली जो प्रोटैगनिस्ट हैं, प्रोटैगनिस्ट का मतलब उसके जो मुख्य पात्र हैं, वो पात्र आप देखोगे रॉयल फैमिलीज से आते हैं। ऐसा नहीं था कि कोई एक आम आदमी जो है वो किसी पर्टिकुलर रचना का पात्र हो, यहां ऐसा नहीं था। यहां पे क्या था, जो आम लोग थे वही पात्र थे मुख्य, ठीक है। आइडियलाइजेशन ऑफ विमेन, मैंने बोला है आपको, उपमाओं का इस्तेमाल करके उनके बारे में बहुत सारी चीजें बता रखी। एंड पर्सोनिफिकेशन, और साथ ही में पैथेटिक फैलेसी जो है वो भी देखने को मिलती है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब चीजों को, जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एनिमेट की तरह बताना, ठीक है। जैसे
आज चांद ने अपना सिर ढक लिया है। चांद सिर थोड़ी ढकता है सर। तो वो क्या हो गया, चांद एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, आपने उसको क्या दिया, एनिमेट करके उसको थोड़ा मानवीय गुण उसके अंदर आपने दर्शाया। पर्सोनिफिकेशन ये होता है। इसके बाद पैथेटिक फैलेसी क्या होता है, जो अपने ये चीजें होती है, जैसे आप कह सकते हो कि जो नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं, तालाब हो गए, इसके बाद ये जो वनस्पति वगैरह ये सारी चीजें हो गई, आप अगर इनको फॉरेस्ट वगैरह को अगर आप उनको पर्सोनिफाई करते हो क्या, तो वो क्या हो जाती है, पैथेटिक फैलेसी हो जाती है। तो इसके बारे में खैर कुछ चीजें और भी जाएंगी, लेकिन मेरा प्रयास ये है आपको इजी लैंग्वेज के अंदर समझा दिया जाए। पैथेटिक फैलेसी अपने आप में एक फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसलिए हम अब है नहीं हमारे, तो हम बहुत ज्यादा डिस्कस इसको नहीं करेंगे। आप ये समझ जाना किसी तरीके से पर्सोनिफिकेशन का ही ये एक रूप है, ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आते हैं कुछ और चीजों के बारे में। वी ऑब्जर्व a deliberate revolt against the literary principles of the age of reason। age of reason जो न्यू क्लासिकल एज चल रहा था, ठीक है, उसी के अंदर एज ऑफ रीजन आया था, जो ड्राइडन का अपन देखते हैं सारा वर्क, ठीक है। तो एज ऑफ रीजन के अगेंस्ट में था ये, मतलब तार्किक बातें जो न्यू क्लासिकल एज में थी वो चीज यहां पर नहीं थी। यहां उतनी तार्किकता हम लोग नहीं देखते हैं। वॉल्टर पैटर्न, ये कुछ आपके स्टेटमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, ब्यूटी के अंदर जो वास्तविक सुंदरता है, अच्छा ये सुंदरता यहां पर किसी लड़की की या फिर किसी लड़के की नहीं है, ये सुंदरता किसकी है, नेचर की है। कोई भी चीज सुंदर हो सकती है। हमने क्या बना लिया सर, सुंदर कौन हो सकता है, या लड़की हो सकती है या फिर लड़का हो सकता है। भाई एक चेयर है वो भी सुंदर हो सकती है, ठीक है। आप फिर कोई और एलिमेंट है वो भी सुंदर हो सकता है सर। आप ये नहीं कह सकते सिर्फ एक इंसान की खूबसूरती की बात की जाए। तो ब्यूटी के अंदर स्ट्रेंजनेस ऐड करी थोड़ी सी, क्या अलग अलग तरीके की उपमाओं का इस्तेमाल करके उनको अलग अलग तरीके से एड्रेस करके। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, इसी को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा है। इसके बाद एक एबरक्रोमी है, इन्होंने क्या बोला है रोमांटिसिज्म के बारे में, इसको देखना। रोमांटिसिज्म इज विड्रॉल फ्रॉम आउटर वर्ल्ड, फ्रॉम, इसको हटा दीजिए आप, हाँ, रोमांटिसिज्म, इसको थोड़ा सा मैं ये हट गया है ना, अब इसको देखिए आप लोग, चलिए साइज थोड़े से, हाँ जी। रोमांटिसिज्म इज विड्रॉल फ्रॉम आउटर एक्सपीरियंस टू कंसंट्रेट ऑन इनर एक्सपीरियंसेस, बाहरी अनुभवों से विड्रॉ कर जाना और अपने अंदर के अनुभव जो हैं, जो अपने दिल के जो अनुभव हैं, उनको एक इंसान कैसे समझे, ये जो बात हम कहाँ पे देखते हैं, रोमांटिसिज्म के अंदर देखते हैं, ठीक है। ये कहना था किसका, एबरक्रॉमी का। इसके बाद थियोडोर डुंडोन जो है, इन्होंने क्या कहा है वो देखना। रेनेसा ऑफ वंडर, ये किसने बोला है, थियोडोर डुंडोन ने ये बात बोली है कि ये रेनेसा था, लेकिन किसका रेनेसा था, वंडर का, मतलब आश्चर्यचकित करने वाला एक तरीके का ये पुनर्जागरण ही था, ठीक है। इट बिगेन विथ पब्लिशिंग ऑफ लिरिकल बैलेड इन 1798 बाय वर्ड्सवर्थ एंड कोलेरिज, beginning with rhyme of ancient mariner and ends with line written above Tinton Abbey। इसको समझा देता हूं। जो रोमांटिसिज्म की एक जो एक अच्छे से शुरुआत अपन कह सकते हैं, वो कब मानी जा सकती है, एच.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ, इन दोनों के कोलैबोरेशन में एक वर्क आया था जिसको हम लिरिकल बैलेड्स बोलते हैं, 1798 में पब्लिश हुआ था। जिसमें पहली रचना जो थी वो कॉलरिज की थी, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, और दूसरी रचना जो थी वो किसकी थी, ये अंतिम रचना जो थी वो किसकी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की, लाइन रिटन अबाउट टिंटन एबे, ठीक है। ये दोनों रचनाएं जो हैं ये इसका ही पार्ट है लिरिकल बैलेड का, और इन लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन से हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं पे रोमांटिसिज्म की शुरुआत हुई थी। जो ऑफिशियल इसका बिगिनिंग है वो यहां से कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके कुछ फीचर्स हैं,
रोमांटिसिज्म के, उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर इमोशंस जो है उनको वैल्यू दी गई थी, एक इंसान के अनुभव जो उसके खुद के भावनाएं जो होती हैं, सेंसिबिलिटी थोड़ी समझ भी हम देखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ इमोशंस को समझने वाली बात है ना, वो होती है सेंसिबिलिटी यहाँ पे। इसके बाद रिटर्न टू नेचर, ये लोग वापस कहाँ पे आए थे, नेचर की तरफ आए थे, क्योंकि न्यू क्लासिकल एज के अंदर हम देखते हैं कि थोड़ा सिटी लाइफ, अर्बन लाइफ जो है उसके बारे में ज्यादा लिटरेचर लिखा गया था, लेकिन ये लोग वापस किधर आए, नेचर की तरफ लौट आए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, एक इंसान के अपने विचार, उनको सब्जेक्टिविटी क्या होती है, हर इंसान की अपने अलग अलग थॉट होती है। मैं इसको थोड़ा और क्लियर करूं, जैसे कि आप ये समझिए कोई एक पर्टिकुलर आपके सामने ये एक शेप है, ठीक है, ऐसा कुछ भी शेप है मानो आपके सामने, ठीक है, ये शेप हो गया। अब इस शेप के बारे में मैं कहूँ भाई इसमें ये बात है, ठीक है, कोई दूसरा कहे उसके अंदर ये बात है, कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, मतलब ये यही चीज है क्या, लोग अपने अपने हिसाब से चीजों को बयां करें, ये क्या होती है सब्जेक्टिविटी। वर्ड्सवर्थ किसी चीज को बारे में जैसा लिखते हैं, कोलेरिज उससे ठीक उल्टा लिख सकते हैं, उसमें ऐसा कोई बाउंडेशन वगैरह नहीं है, कोई ऐसे रूल सेट नहीं है क्या, ठीक है। ऐसे न्यू क्लासिकल एज के अंदर हम लोग देखते हैं हीरोइक कॉपलेट का एक प्रचलन चल गया था, ठीक है, तो हीरोइक कॉपलेट में ही वो सारा लिटरेचर लिखा जाने लगा। तो यहाँ पे वो चीज नहीं है क्या, आप कोई बात नहीं, आपका जैसा भी, आप चाहे तो फ्री वर्ड्स में लिखें, मर्जी हो वैसे लिखें क्या, और अपनी बात करें, अपना सब्जेक्टिविटी मतलब खुद के अपने विचार जो है वो व्यक्त करना। लव फॉर फ्रीडम, ये लोग आजादी के बड़े समर्थक थे, ठीक है, आजादी के समर्थक थे, क्योंकि इस रोमांटिसिज्म के ऊपर 1789 के अंदर आपको याद हो तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। क्या हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति हुई थी जो ब्रिटिश एम्पायर से फ्री हुआ था क्या। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ उनके जो राजा वगैरह जो थे, लुई 16 वगैरह, उनके बारे में आपने सुना होगा, तो वहां से उनको थोड़ी फ्रीडम मिली थी क्या, ठीक है। तो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा था, तो ये लोग भी किसके फेवर में आए थे, फ्रीडम के फेवर में आए थे। इसके बाद स्केपिज्म, मतलब जो रियलिटी है उससे थोड़ा दूर हट जाना, स्केप कर जाना किसी चीज को, ठीक है, थोड़ा भाग जाना उससे कुछ देर के लिए दूर, ठीक है। रूरल लाइफ पोर्ट्रेयल, हम ये देखते हैं जो ग्रामीण जीवन है उसको पोर्ट्रे किया गया। वंडर एंड मिस्ट्री, थोड़ा आश्चर्य देखते हैं, और थोड़ी सी हम रहस्यवादी बातें जो है वो भी यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद ये हम देखते हैं रिमोटनेस जो है, मतलब थोड़ा वो चीज नहीं कि एक ही पर्टिकुलर जगह पे लेके लिया जाए, मतलब अलग अलग जगह के जो अलग अलग, अपना रिमोटनेस का मतलब होता है थोड़ा सिटी लाइफ से दूर चले जाना, क्या वही बात है इसको, ठीक है। मिस्ट्री का स्पेलिंग जो है थोड़ा देख लेना, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, देखो इसी के साथ आपका पहला मूवमेंट जो है वो क्लियर होता है, ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट क्लियर। सेकंड आ रहे हैं हम गोथिक के ऊपर, हो सकता है थोड़ा समय ले लिया हो, क्योंकि रोमांटिसिज्म थोड़ा बड़ा मूवमेंट है, आगे आने वाले मूवमेंट के अंदर उतना समय जाने वाला नहीं है। गोथिक के बारे में बात करते हैं, देखो गोथिक जो है वो एक गोथ शब्द से आया है। कौन से शब्द से आया है, इस गोथ शब्द से आया है। ये एक जर्मन ट्राइब हुआ करती थी, है ना, जिन्होंने रोम के अंदर बहुत सारी चीजों को उसको वापस जीत के इन्होंने अपना काम अपना एक तरीके से वहां पे एम्पायर लगाने की कोशिश करी थी। तो ये गोद से आता है क्या, खैर उतना डिटेल्स में नहीं जाएगा, पूछ लेता हूँ भाई कौन से शब्द है से, तो ये गोद से है, और इसका मीनिंग क्या होता है, तो एक जर्मन ट्राइब थी, ये क्या थी, जर्मन ट्राइब हुआ करती थी। चलिए, इमर्जिंग इन यूरोप इन द 18th सेंचुरी, इसका इमरजेंस कब हुआ, यूरोप के अंदर कब हुआ, 18th सेंचुरी के अंदर। कब की बात है ये, 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का मतलब 1700 टू 1800, इसके बीच में कहीं पर इसकी शुरुआत मानी जा सकती है, ठीक है। गोथिक लिटरेचर ग्रू आउट ऑफ रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट, जो रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट चल रहा था, रोमांटिसिज्म, आप देखिए ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक ही मूवमेंट चला, जिस समय रोमांटिसिज्म चल रहा था उसी समय हम कुछ गोथिक्स राइटिंग भी देखते हैं क्या, ठीक है। जैसे ये जानते हो आप, ठीक है, जैसे 1798 से हम रोमांटिसिज्म की शुरुआत हुई थी, ठीक है, तो उसी समय से 1790 की अपन जो बात कर रहे थे, तो उसी बीच में हम देखते हैं कि गोथिक्स भी आ गया है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं एक मूवमेंट और दूसरा मूवमेंट साथ साथ में चल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो मॉडर्निज्म ये एक मूवमेंट था, और सिंबोलिज्म ये भी एक मूवमेंट था, तो ये दोनों मूवमेंट जो हैं वो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी है। मॉडर्निज्म के अंदर ही आप देखोगे, जैसे मॉडर्निस्ट राइटर्स के बारे में आप सुनते होंगे, टी.एस. इलियट का नाम सुना होगा आपने, जी.बी. शॉ का नाम सुना होगा, फिर आपने डब्ल्यू.बी. ईट्स का नाम सुना होगा। ये जो राइटर्स हैं इन्होंने सिंबल्स का इस्तेमाल किया है, और ये कौन से मूवमेंट के अंदर थे, मॉडर्निज्म के अंदर थे। तो कहीं ना कहीं पे सिंबोलिज्म और
मॉडर्निज्म जो है वो दोनों आपस में कंटेम्प्रेरी चल रहे हैं। तो उसी दरमियान ये गोथिक्स भी आया था, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बता दूं गोथिक लिटरेचर के अंदर क्या होता है, ये जो गोथिक मूवमेंट चला था इसको अपन डार्क रोमांटिसिज्म भी बोलते हैं। क्या रोमांटिसिज्म तो है, यहाँ पर भी फैंटेसी है, यहाँ पर भी इमेजिनेशन है, यहाँ पर भी इमोशंस है, लेकिन ये डार्क रोमांटिसिज्म है, मतलब यहाँ पर बहुत सारा फियर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। थोड़ा डर लाया जाता है जब आप उस साहित्य को पढ़ोगे। इसके बाद थोड़ा सा चिलिंग टेरर होता है, ये अभी ग्रेड 1 के अंदर पूछा भी गया था, ठीक है। चिलिंग टेरर मतलब थोड़ा सा सा दहला देने वाला आतंक जो है वो फैलता है। फिर अपन देखते हैं डिकीज का इस्तेमाल होता है। डिकेज का मतलब क्या होता है, जो ऐसी जगह पर जहां पर खंडहर वगैरह की जगह पर अपन देखते हैं, तो इन सारी चीजों पे इसको, आपने एक मूवी देखी होगी भूल भुलैया जो है, वो क्या है, एक तरीके का प्रयास है थोड़ा डर क्रिएट किया जाए, ठीक है। तो यही सारी चीजें यहाँ पर चलने वाली है। गोथिक जो लिटरेचर है थोड़ा ऐसा भूत प्रेत सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का इस्तेमाल ये लोग करेंगे, ठीक है। तो ये देखोगे आप टीएस कॉलर, ये एसटी कॉलरिज जो है उनके भी कुछ वर्क्स के अंदर आप गोथिक्स के साइन देखोगे। तो कॉलरिज अपने आप में एक रोमांटिसिज्म का रिप्रेजेंटेटिव ऑथर, और उसकी रचनाओं के अंदर भी आप लोग किसकी झलक देखेंगे, गोथिक जो गोथिक लिटरेचर है वो आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू। अब इसके अंदर देखना क्या क्या चीजें आती हैं हमारे सामने। इट्स अ जॉनरा दैट प्लेसेस स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन इंटेंस इमोशन, इमोशंस भावनाएं, लेकिन कैसी भावनाएं, बेहद तीव्र भावनाएं, ठीक है। इंटेंस इमोशंस की बात है। पेयरिंग टेरर विद प्लेजर, थोड़ा मजा भी आता है लेकिन ठीक पता नहीं किस समय उस मजे मजे के अंदर है और अचानक से एक टेरर वहां पे क्रिएट हो जाता है। तो ये दोनों चीजें हैं। टेरर के साथ में प्लेजर हम देखते हैं। डेथ विद रोमांस, रोमांस भी है और वहीं पर आपको अचानक से कोई मौत का सीन जो है वो क्रिएट हो जाता है। क्या तो कुछ डार्क साइड है ना। जैसे ये देखना आप, क्या रोमांस किसका फीचर है, रोमांटिसिज्म का, लेकिन वहीं पर डेथ हो जाती है, क्या तो वो किसका फीचर हो गया, गोथिक का। समझ रहे हो, प्लेजर किसका फीचर है, रोमांटिसिज्म का, वहीं पर अगर टेरर उसके अंदर इंक्लूड कर दिया तो क्या हो गया, वही गोथिक बन गया। आया समझ में। तो टेरर विद प्लेजर देखते हैं, डेथ विद रोमांस देखते हैं। द गोथिक इज ए जॉनरा ऑफ स्पिरिचुअल अनसर्टेनिटी, आध्यात्मिक तौर पे अनिश्चितता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक अनिश्चितता, है ना। पता नहीं किस समय किस इंसान के साथ क्या होने वाला है, कब उसका थॉट पैटर्न पूरे तरीके से बदल जाएगा। सडन चेंजेस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इस लिटरेचर के अंदर। इट क्रिएट्स एनकाउंटर्स विद द सबलाइम एंड कंस्टेंटली एक्सप्लोर्स इवेंट्स बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ सबलाइम चीजें होती हैं और ऐसे ऐसे इवेंट्स देखने को मिलते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा परे हैं। हम सोच भी नहीं सकते उस पर्टिकुलर टाइम पे कि ऐसा होगा और वो घटित हो जाता है। क्या ये होती है गोथिक लिटरेचर की बातें। इसके बाद वेदर दे फीचर सुपर नेचुरल फिनोमिना, सुपर नेचुरल मतलब भूत प्रेतों वाली बातें, आत्माओं की बातें, फिनोमिना भी देखने को मिलता है। और फोकस ऑन द साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, और किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ मनोवैज्ञानिक तौर पे वो एक ट्रॉमा के अंदर गुजरने लग जाता है, उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, उसका जो मेंटल बैलेंस है वो थोड़ा सा इधर उधर डगमगा जाता है। तो ये सारी चीजें भी हम लोग देखते हैं। साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट होता है प्रोटैगनिस्ट के साथ, जो हमारा मुख्य पात्र होता है। क्या और थोड़ी सी दया भी हमको उसके ऊपर आती है। इतना बुरा भी ये गोथिक राइटर जो है वो उसके प्रोटैगनिस्ट के साथ कर दिया करते थे, ठीक है। ये सारी चीजें, डेथ की बात हो जाती है, फियर होता है, टेरर होता है ना। इसके बाद ये कुछ ऐसे खंडहरों में इनका सेटिंग होती है। क्या गोथिक वर्क्स टेरिफाई बाय शोइंग रीडर्स द एविल्स दैट इनहैबिट आवर वर्ल्ड। ये किसको बताते हैं, एविल्स को शो करते हैं, जो शैतान होते हैं ना, जो बुराई होती है उसको शो करते हैं ये लोग, ठीक है। हमारे वर्ल्ड में किस तरीके से कंटेम्प्रेरीली वो सारी चीजें भी चलती हैं, अच्छाई है कहीं पर तो उतना ही बुरा भी है। ये चीजें कौन बताता है हमको, गॉथिक मूवमेंट बताता। आई थिंक इस स्लाइड से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी मेरा एफर्ट ये है
इस एक लेक्चर को देखने के बाद, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स से अगर क्वेश्चन बनता है और चांसेस उसी के हैं, तो निश्चित तौर पर वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। मैं आपको कुछ वर्क्स भी दे रहा हूँ यहाँ पे पीछे, जिनको आप चाहे तो याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इन एडिशन टू एक्सप्लोरिंग स्पूकी स्पीसीज, स्पूकी का मतलब थोड़े जैसे खंडहर वाली जो जगह होती है क्या, ठीक है, गोथिक लिटरेचर वेंचर्स इनटू द डार्क रेसेस ऑफ द माइंड, जो ब्रेन की कुछ ऐसी डार्क रियलिटीज होती है वहां पर ये जाता है। द जॉनरा फ्रीक्वेंटली कन्फ्रंट्स एग्जिस्टेंशियल थीम ऑफ मैडनेस देखती है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमको, पागलपन जो है वो देखने को मिलता है। मोरालिटी जो है उसकी भी एग्जिस्टेंशियल थीम है। मैन पिटेड अगेंस्ट गॉड और नेचर, इंसान की हालतें बुरी हो जाती है किसके सामने, भगवान के सामने और नेचर के सामने, उस स्थिति के अंदर इंसान आ जाता है। फिजिकल एंड मेंटल रूइन गो हैंड इन हैंड, मतलब शारीरिक तौर पे भी एक इंसान बर्बाद होता है और मेंटल तौर पे भी एक इंसान बर्बाद हो जाता है क्या, उस स्थिति में लाके गॉथिक लिटरेचर आपको रखता है। एज द एंशिएंट सेटिंग डिके सो डू द कैरेक्टर्स ग्रिप ऑन रियलिटी, कैरेक्टर जो है वो इसके बाद उनकी रियलिटी के ऊपर ग्रिप्स जो है वो थोड़ी देखते हैं। फिर हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं यहाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा क्या क्या चीजें आपको पढ़ के जानी है। मैं किसी को रोक नहीं रहा कितना पढ़ना है, आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, जो फर्स्ट रचना है, ध्यान रखें, द कैसल ऑफ ओट्रेंटो बाय होरेस वॉलपोली, ये बहुत बड़े गोथिक राइटर हुए हैं, इसको नहीं भूलेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद फ्रैंकेस्टाइन, ये भी ध्यान रखना है, मैरी शेली की रचना है, नहीं बोलना है इन दोनों को। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर बाय एडगर एलन पो, इसको भी जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है, एडगर एलन पो। इसके बाद जेन आयर का है, जेन आयर लिखा है चार्लोट ब्रॉन्टी, ये भी पढ़ के जाएं। द स्ट्रेंज केसेस ऑफ डॉक्टर जेकाल एंड मिस्टर हाइड बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। ड्रेकुला बाय ब्रैम स्टोकर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। द टर्न ऑफ द स्क्रू बाय हेनरी जेम्स, यू कैन स्कीप। रेबेका बाय डेफन ड्यू मोरियर, इसको भी छोड़ सकते हैं, पर ये नहीं कह रहा हूं मैं बिल्कुल याद करके ही नहीं जाए, पढ़ लिया आपने इसको एक बार, ठीक है, इतना इसके ऊपर, क्योंकि कितना याद करेंगे सर, क्योंकि पीरियड्स वाले चैप्टर के अंदर बहुत सारे राइटर्स और उनकी रचनाओं को पढ़ना है, ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव चीजें हैं उनको याद करके जाए। फिर एक रचना है द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस बाय शर्ली जैक्सन और द ब्लडी चैम्बर एंड अदर स्टोरीज बाय एंजेला कार्टर। मैं तो कहूंगा अगर याद होते तो सारे करें, लेकिन ये ना भूले आप, ठीक है। द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, इसके बाद फ्रैंकेस्टाइन, इसके बाद ये जेन आयर बाय चार्लोट ब्रोंटे, और इसके बाद ड्रैकुला बाय ब्रैम स्टोकर, ये चार तो याद करके ही जाए। इसके बाद अगर आपकी कैपेसिटी और है तो निश्चित तौर पर करें, मेरी ओर से मना नहीं है, ठीक है। चलिए, ये हम और खत्म कर चुके हैं, गोथिक मूवमेंट भी हमारा खत्म हो गया। इसके बाद आते हैं हम प्री राफेलाइट मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। देखो, इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता देता हूँ, चलिए एक बार इस स्लाइड को पढ़ लेते हैं एक बार, फिर थोड़ा सा मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ यंग ब्रिटिश पेंटर्स, ये याद रखें, ये क्या था, कुछ ब्रिटिश पेंटर्स का ग्रुप था। बेसिकली ये राइटर्स का ग्रुप नहीं था, ये ग्रुप किसका था, पेंटर्स का ग्रुप था। लेड बाय दांते गैब्रियल रोजेटी, इसको ध्यान रखना है, ये लीडर थे सॉरी, है ना, दांते गैब्रियल रोजेटी, ये ध्यान रखना। विलियम हॉलमन हंट, ये भी, इनका भी नाम याद रखें आप। इसके बाद जॉन एवरेट मिलेस, ये नाम भी याद रखें। हु बैंडेड टुगेदर इन 1848 in reaction against what they considered the unimaginative and artificial historical painting of the 18th and early 19th century। ये मैंने बताया, प्री राफेलाइट मूवमेंट जो है वो बेसिकली किस में मूवमेंट आया था, ये पेंटिंग के अंदर, किस में आया था, पेंटिंग के अंदर आया। तो ये जो 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरीज की जो पेंटिंग थी, वहां पर जो एक आर्टिफिशियल चीजें इन्होंने देखी, मतलब जो रियलिटी में जो है उससे उसका कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल कृत्रिम चीजें है ना। इसके बाद थोड़ी हिस्टोरिकल पेंटिंग, ऐतिहासिक पेंटिंग उन्होंने जो देखी, तो इनसे थोड़ा हटे, इन्होंने थोड़ा सा इसके अगेंस्ट गए, है ना, ये तो वो देखते हैं हम। सीकिंग टू एक्सप्रेस अ न्यू मोरल सीरियसनेस, ठीक है, एंड सिंसियरिटी इन देयर
वर्क्स, ये इसकी तरफ गए। न्यू मोरल सीरियसनेस, मतलब नैतिक तौर पे जो, अगर आप सीरियसनेस जो है, जो आपके सामने जो चीजें हो रही हैं सर, उनको आप देखें। आपका काम नहीं है ये आर्टिफिशियल चीजें करना और आपके राइटर्स के लिए लिखना। अच्छा एक बात और बता दूं, प्री राफेलाइट में ये मूवमेंट जो है बेसिकली 1848 से पेंटिंग के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ये साहित्य के अंदर, इसमें अपने जो राइटिंग के अंदर थोड़ा सा बाद में आता है। आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल उसी समय आ गया था। तो उस समय कौन सा एज चल रहा था, ये जो 1848 का है, ये समय था विक्टोरियन एज। कौन सा एज था, विक्टोरियन एज, क्योंकि हम जानते हैं 1832 के आसपास विक्टोरियन एज, जिस समय ये रोमांटिक एज जिस समय खत्म होती है, उसके बाद उसको फॉलो कौन सी एज करती है, विक्टोरियन एज करती है, ठीक है। यहाँ के राइटर्स में आप जानते ही होंगे, टेनिसन का नाम आता है, मैथ्यू अर्नोल्ड का नाम आता है, ब्राउनिंग का नाम आता है, अपन इनको देखते हैं, ठीक है, विक्टोरियन एज के अंदर। तो इन्होंने समवेयर इनके तरीके से वो खुश नहीं थे क्या, समझ रहे हो, राइटिंग में जो विक्टोरियन राइटर्स जो कर रहे थे, थोड़ा सा इनके मन में उसका एक अपोजिशन देखने को मिलता है। Their name, the Pre-Raphaelite Brotherhood, honored the simple depiction of nature in Italian art before Raphael। देखो इटली के अंदर एक राजा हुए थे, उनका नाम क्या है, राफेल। क्या नाम है, ये राफेल से पहले वहां का जो पेंटिंग था और वहां का जो साहित्य था इटली के अंदर, वो लोग जैसा चाहते थे वैसा लिखते थे। ऐसा नहीं कि आप राजा को खुश करने के लिए आप कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर राजा से प्रभावित होकर आप लिख रहे हैं, वो चीजें उस समय नहीं थी, राफेल से पहले। लेकिन राफेल ने आके क्या करा, थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस वहां पे हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे टेनिसन, ब्राउनिंग, इन्होंने इनकी रचनाएं जो हैं वहां पर हमको थोड़ा सा वो कोर्टली चीजें हैं वो देखने को मिलती है। तो ये राफेल से पहले का जो साहित्य था, उनसे पहले की जो पेंटिंग थी, जो किसी भी तरीके का वहां पर रेस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसीलिए इनको जो बचनेन है, इन्होंने इनको बोला था कि द फ्लैशी स्कूल ऑफ पोएट्री, ये भी इनके लिए इस्तेमाल किया था, मतलब है ना, ये मतलब थोड़ा देह के प्रति ये लोग ज्यादा इंस्पायर्ड थे। ये सारी चीजें भी इनके लिए इस्तेमाल की गई है प्री राफेलाइट के लिए। तो ये राफेल जो थे, उनसे पहले का लिटरेचर, उनसे पहले की पेंटिंग जिस तरीके से फ्री थी, राइटर्स फ्री थे अपने ओर से, तो उसकी तरफ ये लोग गए। The symbolism, imagery and mannered style of their paintings often suggest a fox medieval world। उनकी ये जो स्टाइल है, जैसे ये देखोगे, their name, the Pre-Raphaelite Brotherhood honored the simple depiction of nature in Italian art before Raphael। उन्होंने क्या क्या चीजों को इस्तेमाल करना चाहा, the symbolism, उस समय राफेल से पहले क्या क्या चलता था, इमेजरी चलती थी, इसके बाद मैनर्ड स्टाइल जो ये राफेल के समय हम देखते हैं, ठीक है, ऑफ देयर पेंटिंग्स ऑफन सजेस्ट अ फॉक्स मिडिवल वर्ल्ड। इस समय जो विक्टोरियन एज में जो चल रहा था वो लगभग यही था, सिंबल्स का इस्तेमाल करना, इमेजेस का इस्तेमाल करना, मतलब रियलिटी जो है उसको उसी तरीके से नहीं बताना, थोड़ा उसके अंदर पॉलिश करके चीजों को बताना। तो उन्होंने कहा कि इन सारी चीजों के लिए ये इतना ज्यादा उनका समर्थन नहीं करते थे। फॉक्स का मतलब क्या होता है, एक इमिटेटेड था, ये क्या था, इमिटेटेड मिडिवल वर्ल्ड जो है, उन चीजों की बात हो रही थी यहाँ पे। लेटर मेंबर्स इंक्लूडेड एडवर्ड बर्न जॉन्स एंड जॉर्ज फ्रेडरिक वोर्ड्स। The group also functioned as a school of writers who often used medieval settings, sometimes with shocking effects। इन्होंने क्या क्या चीजों को यूज किया, कुछ शॉकिंग इफेक्ट्स भी हम देखते हैं इनकी राइटिंग के अंदर। उसमें विलियम मॉरिस का जैसे अपन पढ़ते हैं द डिफेंस ऑफ ग्यूनवर 1858 में आया था, विच डील्स विद इश्यूज ऑफ लव एंड सेक्स, है ना। अच्छा, ये जो लव एंड सेक्स की बातें हैं वो उस समय जो इनकी कंटेम्परेरी टाइम चल रहा था, इतना ओपनली उन चीजों के बारे में बात नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन ये लोग थोड़ा सा अलग थे। इन्होंने कहा कि नहीं सर, साहित्यकारों का काम ये नहीं है कि हम एक परफेक्ट रचना आपको लिख के दें, हमारा काम है जो रियलिटी है वो आपके सामने पेश की जाएगी। जो राजा है उनका काम है समाज को सुधारने का, हम तो हमारी ओर से ऐसा साहित्य लिखेंगे जो एक रियलिटी को डिपिक्ट करे, और हमारी जो मर्जी होगी वो हम लिखेंगे, हम उन चीजों से प्रभावित रहने वाले नहीं है। द डिफेंस ऑफ यूनिवर्स deals with the issues of love and sex, though active less than 10 years the group had a profound influence on the arts। ये सिर्फ तकरीबन 10 सालों तक ये ग्रुप प्रभावी रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी जो आर्ट्स के ऊपर इनका जो इन्फ्लुएंस है उसको बोला
नहीं जा सकता था। इनका एक मैगजीन चलता था जिसको हम बोलते हैं आर्ट फॉर आर्ट शेक्स। क्या है? आर्ट फॉर आर्ट्स शेक, मतलब कला कला के लिए है। किसके लिए है? आर्ट जो है वो आर्ट के लिए है, ठीक है। आर्टिस्ट जो है वो आर्ट के लिए है, ये भी कह सकते हो आप इसको। इसका मतलब ये नहीं कि आर्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के भले के लिए नहीं है। क्या ये किसके लिए? आर्ट आर्ट के भले के लिए, ठीक है। मतलब जो चीजें हैं आर्टिस्ट अपना काम करेंगे सर, वो किसी भी तरीके से बायस्ड रहने वाले नहीं है, अनबायस्ड होकर अपनी बात जो है वो आर्टिस्ट करेंगे। इसके बाद यहां आते हैं, द प्री राफेलाइट रिजेक्टेड नॉट ओनली द रॉयल एकेडमीज प्रेफरेंस फॉर विक्टोरियन सब्जेक्ट्स एंड स्टाइल्स बट आल्सो इट्स टीचिंग मेथड्स। इन्होंने जो विक्टोरियन मेथड्स चल रहे थे लिखने के, है ना, द ब्रिटिश रॉयल एकेडमी प्रेफरेंस फॉर विक्टोरियन सब्जेक्ट्स एंड स्टाइल्स, इनको इन्होंने रिजेक्ट करा। इसके बाद इनकी टीचिंग मेथड्स जो है उनको भी इन्होंने क्या करा? रिजेक्ट करा। ना तो उनके स्टाइल को फॉलो करा प्री राफेलाइट ने, ना उनके सब्जेक्ट को फॉलो करा, ना उनके मेथड को फॉलो करा। They believed that rote learning had replaced truth and experience. There was one of the first major challenge to official art and their early institutional critic. ये एक तरीके का प्री राफेलाइट आने के बाद वो जो इंस्टीट्यूट्स थे, वो जो ऑफिशियल्स थे, उनको एक तरीके का चैलेंज मिला। इज अ क्रूशियल पीस ऑफ हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न आर्ट इन ब्रिटेन। देखो ये थोड़ा सा, ये जो पैराग्राफ है ना आपका, उससे पहले वाला पैराग्राफ भी है, ये थोड़ा सा हम देखते हैं कि पेंटिंग की बातें इसके अंदर ज्यादा हो गई है। आप चाहें तो इनको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। As part of their reaction to the negative impact of industrialization, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आ गया था, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स देखते हैं हम उसके। Pre-Raphaelites turned to the medieval period as a stylistic model and as an idol for the synthesis of art and life in the applied arts. इन्होंने आर्ट एंड लाइफ जो है इसका सिंथेसिस किया, मतलब कला जो है वो जीवन जीने के लिए है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है या फिर किसी सब्जेक्ट विशेष के लिए नहीं है, ठीक है। Their revival of medieval arts, stories and methods of production greatly influenced the development of the arts and crafts. ठीक है, पढ़ लेना इसको, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जहां पे क्वेश्चन बने। अब देख लेना, रॉबर्ट बर्चलिन, जैसे मैंने आपको बताया था, ये इनका क्या कहना था कि ये क्या था? द फ्लैशी स्कूल ऑफ पोएट्री, मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। दे फॉलोड द मैगजीन आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, ये भी बता दिया मैंने आपको। इनके चीफ वर्क्स, ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। द ब्लेस्ड डेमोजेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, अगर रिप्रेजेंटेटिव वर्क के अंदर प्रश्न बनता है तो यहां से बन जाना चाहिए, ठीक है। गैब्रियल रोजेटी का वर्क है। डिफेंस ऑफ यूनिवर एंड अदर स्टोरीज बाय मोरिस, इसको भी याद रखें आप। इसके बाद द लाइफ एंड डेथ ऑफ जेसन बाय मोरिस, ये भी याद रखें आप। और उसके बाद है चार्ल्स स्विनबर्न, जिसको अपन बोलते हैं द सिंगिंग गॉड अमंग प्री राफेलाइट्स, इनके ये पोएम एंड बैलेड्स, इसको भी याद रखें। 4 इंपॉर्टेंट वर्क है जिनको याद रखें। तो बेसिकली देखिए, प्री राफेलाइट के अंदर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज के अंदर इसको समझा देता हूं, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है आपको, प्री राफेलाइट्स के अंदर राफेल से पहले जिस तरीके का लिटरेचर चल रहा था, जो रेस्ट्रिक्शन से फ्री था, उस तरीके के लिटरेचर की तरफ वापस किसका रुझान बढ़ा था? इन प्री राफेलाइट्स ऑथर का। ये लोग वापस अपनी रचनाओं के अंदर इमेजिनेशन, अपने इमोशंस, वो चीजों को लेकर वापस आए थे, जैसा रोमांटिसिज्म के अंदर हम लोग देखते हैं, ठीक है। इन्होंने इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देना शुरू करा। तकरीबन बहुत सारे फीचर्स इनके मिलते हैं प्री राफेलाइट्स और उनके बारे में ये भी कहा जाता है, दे पेंटेड व्हाटएवर दे रॉट एंड दे रॉट व्हाटएवर दे पेंटेड, ठीक है। तो पेंटिंग और लिटरेचर का थोड़ा इस तरीके का संबंध रहा था। ये चीजें हैं, आप ध्यान रखिए प्री राफेलाइट के बारे में। रोजेटी बहुत बड़ा नाम है, हो सकता है यहां से क्वेश्चन आपका बन जाए, और ऐसा कोई क्वेश्चन बना तो मैं निश्चित तौर पर बता रहा हूं, इतना आपने समझ लिया ना, हो सकता है थोड़ा सा हमको चीजें बोरिंग लगे इस दरमियान, ठीक है। बड़े बड़े पैराग्राफ्स आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन इन बातों का ध्यान रखें आप लोग। क्वेश्चन बनेगा, आप कहोगे कि सर क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ऐसा बन गया, हमने जो पढ़ा था वो बहुत डिटेल में था, आपको अभी ये कम लग रहा होगा, लेकिन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यू विल रियलाइज इट कि जो पढ़ा वो बहुत ज्यादा था हमने, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे रियलिज्म। एक और मूवमेंट खत्म हो गया हमारा, रोमांटिसिज्म हो गया, इसके बाद गोथिक हमने पढ़ लिया, और फिर प्री राफेलाइट पढ़ लिया। अब हमारे रियलिज्म के ऊपर, ठीक है। देखो इसके अंदर भी बेसिक चीज थोड़ा सा पढ़ के मैं इसको अपने स्तर पे समझा देता हूँ। लिटरेरी रियलिज्म इज अ लिटरेरी मूवमेंट दैट रिप्रेजेंट्स रियलिटी बाय पोर्ट्रेइंग mundane everyday experiences as they are in real life. It depicts familiar people, places and stories
प्राइमरली अबाउट द मिडल एंड लोअर क्लासेस ऑफ सोसाइटी। देखो रियलिज्म का मतलब क्या है, जो वास्तविकता है, क्या है, सीधी सी बात, इसको आप उसी टर्म से समझे, मतलब जो आम आदमी होता है उसके जीवन को पोर्ट्रे करना, ठीक है। लोग कौन है, जैसे लोअर क्लासेस की बात करना, जो अपनी मिडिल क्लासेस हैं उनकी बातें करना, और ऐसे पात्रों के बारे में बात करना जिनसे आप थोड़ा फैमिलियर हो, ठीक है। ऐसे प्लेसेस के बारे में बात करना जो फैमिलियर, जिनके बारे में आप हो, ठीक है। तो ये चीजें रियलिटी को पोर्ट्रे करना, ठीक है। हम 14 नंबर स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, कुल 31 स्लाइड्स ही है हमारी, ठीक है। अब देखिए मैजिकल रियलिज्म, आप चाहो तो इसके टाइप्स को पढ़ो और चाहे तो ना पढ़े, ठीक है। बाकी देख लेना, नाम जरूर याद रखना आप इनके, कौन कौन से रियलिज्म होते हैं, आप थोड़ा समझ जाओगे और इसी के अंदर आपके एग्जाम्पल्स भी आ जाएंगे। मैजिकल रियलिज्म क्या होता है, अ टाइप ऑफ रियलिज्म दैट ब्लर्स द लाइंस बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी। मतलब जैसे कि एक तरफ तो है रियलिटी और एक तरफ क्या है, फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब क्या होता है, कल्पना आपकी, इनके बीच में ये लाइन है, क्या है, ये लाइन है, मतलब ये रियलिटी और ये क्या है, फैंटेसी। कभी कभार इस तरीके से अपनी रचना को लेके चले जाना, आप यही भूल जाओ इसके बीच में कोई लाइन है, या फिर ये लाइन थोड़ी सी ब्लर हो जाए, रियलिटी बिल्कुल फैंटेसी से मैच हो जाए, फैंटेसी रियलिटी के साथ चली जाए, इस तरीके की बात जो है वो हम देखते हैं मैजिकल रियलिज्म के अंदर। बस इतनी सी बात समझनी है कि रियलिटी और फैंटेसी के बीच का जो अंतर है वो थोड़ा कम देखने को मिले, ठीक है। Magical realism portrays the world truthfully plus adds magical elements that are not found in our reality but are still considered normal in the world the story takes place. 100 years of solitude, ये ध्यान रखना है, रचना है इसकी। अब ये बेसिकली रियलिज्म की रचना है, वो बात और है कि ये मैजिकल रियलिज्म की बात होती है यहाँ पे। ये किसने लिखी है, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, इनकी रचना है 1967 की। इज अ मैजिकल रियलिज्म नॉवेल अबाउट ए मैन हु इन्वेंट्स अ टाउन अकॉर्डिंग टू हिज ओन परसेप्शंस, ठीक है। देख लेना इसको, ये रचना ध्यान रखना थोड़ा सा, 100 years of solitude बाय गैब्रियल मार्क्वेज। नेक्स्ट आते हैं हम, सेकंड सोशल रियलिज्म। कौन सा है, पहला रियलिज्म कौन सा पढ़ा हमने, मैजिकल रियलिज्म। सेकंड है सोशल, अ टाइप ऑफ रियलिज्म दैट फोकसेस ऑन द लाइव्स एंड लिविंग कंडीशंस ऑफ द वर्किंग क्लास एंड द पुअर। जो गरीब लोग हैं उनकी बात करता है, वर्किंग क्लास लोग और साथ ही में कुछ गरीब लोगों की बात करता है। इसकी एक रचना है विक्टर ह्यूगो की, किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसको, विक्टर ह्यूगो की रचना है लैस मिजरेबल। क्या नाम है, लैस मिजरेबल, इसको याद रखें। इज अ सोशल नॉवेल अबाउट क्लास एंड पॉलिटिक्स इन फ्रांस एंड अर्ली 1800। किचन सिंक रियलिज्म क्या है, इसको देखना, एंड ऑफशूट ऑफ सोशल रियलिज्म, सोशल रियलिज्म है उसका थोड़ा सा ऑफशूट, दैट फोकसेस ऑन द लाइव्स ऑफ यंग वर्किंग क्लास ब्रिटिश मैन। जो कैसे लोग हैं, यंग वर्किंग क्लास ब्रिटिश मैन है, वो स्पेंड देयर फ्री टाइम ड्रिंकिंग इन पब्स। वो लोग जो युवा हैं वो पब्स के अंदर जाके शाम को थोड़ा ड्रिंकिंग करके अपना समय बिताते थे, उनके बारे में बात होती है। रूम एट द टॉप बाय जॉन ब्रेन, इस रचना को याद करें आप, रूम एट द टॉप बाय जॉन ब्रेन इज अ किचन सिंक रियलिस्ट नॉवेल अबाउट ए यंग मैन with big ambitions who struggles to realize his dreams in post war Britain, ठीक है। ये चीजें हैं, आप बस उन रचनाओं को याद करें। किचन सिंक रियलिज्म क्या होता है, उन लोगों की बात होती है जो जवान लोग हैं ब्रिटेन के अंदर, वो बेसिकली जो अपना समय जो है वो थोड़ा सा ऐसे पब्स में जाके गुजार रहे हैं, उनके बारे में बात करता है किचन सिंक रियलिज्म, ठीक है। सोशलिस्ट रियलिज्म, सोशलिज्म अलग है, सोशलिस्ट अलग है। ये क्या है, अ टाइप ऑफ रियलिज्म क्रिएटेड बाय जोसेफ स्टालिन। किसने क्रिएट किया था ये, तो सोशलिस्ट जो है ना, कौन सा देश, अपन रशिया की बात करते हैं ना, तो जोसेफ स्टालिन वहीं से तो थे। जोसेफ स्टालिन एंड अडॉप्टेड बाय कम्युनिस्ट, इन लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। सोशलिस्ट रियलिज्म ग्लोरीफाइज द स्ट्रगल्स ऑफ द प्रोलेटरिएट, मतलब वो लोग जो कौन है, बहुत गरीब तबके से आते हैं, क्या उनका स्ट्रगल किस तरीके का रहता है सोसाइटी में, वो बात करती है। रियलिज्म ग्लोरीफाइज द स्ट्रगल ऑफ द, ये हो गया। सीमेंट बाय फ्योडोर ग्लैडको, ये रशियन राइटिस्ट है, रशियन राइटर है, सॉरी, क्या नाम है इनका, सीमेंट बाय फ्योडोर ग्लैडको इज अ सोशलिस्ट रियलिस्ट नॉवेल अबाउट द स्ट्रगल्स ऑफ द रिकंस्ट्रक्टिंग द सोवियत यूनियन आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। ये चीज है। इसके बाद नेचुरलिज्म की बात करते हैं हम थोड़ा सा, ये भी इसी का पार्ट है रियलिज्म का ही। अन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रियलिज्म, रियलिज्म का एक इतना एक्सट्रीम फॉर्म हो जाता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये किससे इन्फ्लुएंस है, नेचुरलिज्म जो है वो
चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से इवोल्यूट है। चार्ल्स डार्विन को क्या क्या बोलते हैं? जो शक्तिशाली होगा सर, जो अपने आप को अडोप्ट कर पाएगा अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, वही क्या बचेगा? जिंदा बचेगा सर। बाकी सब क्या है? चल जाएंगे यहाँ से, वही राज करेगा, इस तरीके की बात है। नेचुरलिज्म फाउंडेड बाय एमिली जोला, इसको किसने फाउंड किया था? एमिली जोला ने। ये याद रखना, एक्सप्लोर्स द बिलीव दैट साइंस कैन एक्सप्लेन ऑल सोशल एंड एनवायरमेंट फिनोमेना। इनका क्या मानना था? तो साइंस है वो क्या कर सकता है? जितने भी आपके सोशल और इन्वायरमेंटल फिनोमेना है उनको क्या कर सकता है? डिस्क्राइब कर सकता है, उनको एक्सप्लेन कर सकता है। अ रोज फॉर एमिली बाय विलियम फॉकनर, ये इसके संबंध में रचना है, इसको देख लें आप थोड़ा सा, ठीक है। ये जो रचनाएं हैं बेसिकली ये किसकी है? रियलिज्म की है। क्या है? लेकिन अलग अलग टाइप के रियलिज्म है, ठीक है। आप इनके नाम याद करके जाए और थोड़ा सा इनके बारे में आइडिया हुआ आपको। साइकोलॉजिकल रियलिज्म क्या है? अ टाइप ऑफ रियलिज्म दैट्स कैरेक्टर ड्रिवन। इसमें क्या होता है? रियलिज्म ऐसा होता है जो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग चलता है, क्या है ना। कैरेक्टर जैसे जैसे मूव कर रहा है ऐसे ऐसे उसकी रियलिटी जो है वो भी थोड़ी सी बदलती जाती है। फोकसिंग ऑन व्हाट मोटिवेट्स देम टू मेक सर्टेन डिसीजन एंड व्हाई। ये किसके ऊपर फोकस करता है? कोई एक इंसान एक पर्टिकुलर डिसीजन ले रहा है तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ी, उन चीजों पर बात करता है। मतलब उसकी मनोवैज्ञानिक दशा क्या चल रही है उस समय, समझ रहे हो आप क्या? तो साइकोलॉजिकल रियलिज्म उसकी बात करता है। साइकोलॉजिकल रियलिज्म समटाइम यूजेस कैरेक्टर्स टू एक्सप्रेस कमेंट्री ऑन सोशल और पॉलिटिकल। कभी कभार ये जो नॉवेल होती हैं इस तरीके की, इनमें क्या होता है? जो वर्तमान में सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम जो चल रहा है क्या, उसके ऊपर आपको कमेंट करना है। सीधा तो करेगा नहीं इंसान, क्योंकि राइटर सीधे सीधे बात बहुत कम करते हैं क्या। तो वो क्या करेंगे? एक कैरेक्टर लेंगे, उसके थ्रू अपनी बात को बताएंगे। वो कैरेक्टर जैसा सोच रहा है, मतलब वो मैसेज चला जाता है जहाँ जाना होता है वहां के, लेकिन वो थोड़ा सिंबल्स को यूज करके अपनी बात करते हैं, ठीक है। क्राइम एंड पनिशमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट रचना है, याद कर लेना इसको। पनिशमेंट बाय फ्योडोर दोस्तोयस्की, है ना, दोस्तोयस्की। ये थोड़ा रशियन नेम है, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है मेरा भी इनकरेक्ट हो और कई लोगों का होगा। एज अ साइकोलॉजिकल रियलिस्ट नॉवेल अबाउट अ मैन हु हेजेस अ प्लान टू किल अ मैन। उस आदमी के बारे में जो एक आदमी को मारने का प्लान करता है। एंड टेक हिज मनी टू गेट आउट ऑफ पॉवर्टी, और सोचता है कि उसके पास जो पैसा है वो लेके मैं क्या करूं, मेरी गरीबी मिटा दूं, ठीक है। बट फील्स इमेंस गिल्ट एंड पैरोनिया आफ्टर ही डज इट। मतलब पहले तो उसके दिमाग में ख्याल आता है क्या करूं मैं, थोड़ा चोरी वोरी कर लूं, क्या मेरा जीवन भी कैसे अच्छा हो जाएगा भाई, अगर कुछ पैसा अगर मैंने बना लिया मेरी ओर से, ठीक है, कैसे? चोरी करके, तो फिर जीवन मेरा ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन पैसा तो ले लिया सर। कुछ लोग होते हैं ना नैतिक व नैतिकता जहां पर बहुत ज्यादा होती है क्या, तो वहां पर क्या चीज देखते हैं भाई, पैसा ले लिया लेकिन अंदर से जो आपका जमीर है वो इजाजत नहीं देता है। उस वो हमेशा एक बात हम देखते हैं कि यार एक गिल्ट रहता है क्या, यार मैंने कुछ गलत किया है क्या। तो ये क्या है? मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पे उसके मन में कोई ना कोई ऐसी चीज चल रही है जो साइकोलॉजिकल रियलिटी है, ठीक है। तो ये क्या होता है? साइकोलॉजिकल रियलिज्म जो है वो हम इसको बोलते हैं। इसी के साथ रियलिज्म जो है वो भी आपका पूरा होता है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने अभी तक पढ़ लिया रोमांटिसिज्म को पढ़ लिया, हमने गोथिक को पढ़ लिया, हमने प्री राफेलाइट को पढ़ लिया और हमने रियलिज्म को भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म। बहुत जल्दी हम लोग इस लेक्चर को फिनिश करने वाले हैं, इसका ध्यान रखें आप, क्योंकि 18 नंबर स्लाइड पे आगे एग्जिस्टेंशियलिज्म ये भी आपके दे रखा है, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन बनने की गुंजाइश बहुत कम है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है आपको। और बनेगा तो भी मैं इसमें तो ये कह सकता हूं कि यहां से ही बनेगा आपका, यहां से एग्जिस्टेंशियलिज्म से प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। देखो एग्जिस्टेंशियलिज्म, पहली बात तो इसको समझे, एग्जिस्टेंस क्या होता है? एग्जिस्टेंस क्या होता है? अस्तित्व। क्या होता है? अस्तित्व। तो अपना जो अस्तित्व है किस लिए है इस दुनिया के अंदर, समझ रहे हो? कभी कभार हम अस्तित्व को लेकर भी उतना श्योर नहीं होते हैं क्या, उस अस्तित्व की बात करता है ये। यहाँ पे कुछ गूढ़ बातें होगी, जन्म क्या है, मौत क्या है, मैं इस दुनिया में क्या हूँ, मेरा पर्पस क्या है, इस एग्जिस्टेंस का क्या मीनिंग है, गहरी बातें सब। ये फिलोसॉफिकल मूवमेंट है बेसिकली। क्या है? ऐसी सोच कौन रखता है? फिलोसॉफिकल मूवमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है, लिटरेचर के अंदर हर चीज का प्रभाव हम देखते हैं तो फिलोसॉफी का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म किससे संबंधित, उससे प्रभावित जो भी लिटरेचर है तो वो कौन से मूवमेंट के अंदर आ जाएगा? एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। इज अ फॉर्म ऑफ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी। ये फिलोसॉफिकल इंक्वायरी है, पूछताछ है एक तरीके की,
दैट एक्सप्लोर्स द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मतलब मानव के अस्तित्व के साथ कितनी सारी समस्या है सर। आप देखिए सर, खुशी कहाँ है इंसान के जीवन में, समझ रहे हो आप, ये उन चीजों के बाद, मतलब सब कुछ पाने के बाद भी जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं चल रही हैं। एक इंसान वास्तविक खुशी को कभी भी इंजॉय नहीं कर पा रहा है। तो ये बातें कौन करेंगे, हमको कौन बताएंगे ये सारी चीजें, ये बताएंगे फिलोसोफर्स। कौन बताएंगे, और कुछ ऐसे राइटर्स भी हैं, ठीक है, तो थोड़ी फिलोसॉफिकल बातें करते हैं। तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले ऑथर से वो ये बात बताते हैं कि जीवन में मटेरियलिस्टिक चीजें ही सब कुछ नहीं होती, या फिर जीवन में सब कुछ पा लेना ही एक तरीके से इस जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। आप जीवन में हमेशा थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप इन चीज़ों को रियलाइज करेंगे कि यार सब मिलता भी जा रहा है लेकिन फिर भी एक कमी है, वो हमेशा रहे। तो वो होता है हमारी लाइफ का पर्पस, कि हम किस लिए इस दुनिया के अंदर हैं। तो जब तक उसकी प्राप्ति एक इंसान को नहीं होती तब तक उसको सेटिस्फेक्शन देखने को नहीं मिलता है। वो सेटिस्फेक्शन आप नॉर्मली देखेंगे तो एक छोटे बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा सर। मैंने कहीं से, आप देखिए सर, बच्चा है, उसके मन में ऐसा कोई थॉट नहीं है, उसकी जो एक मेंटल स्ट्रक्चर जो है वो उस तरीके का बना हुआ है, वो इंजॉय कर सकता है, चीज़ों को लेके खुश हो सकता है। क्या हम लोग क्या है, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हमारे सामने ये चीज़ होती है, हम कहीं हंसते भी हैं तो हम थोड़ा जजमेंटल इसमें रहते हैं कि यार कोई जज नहीं कर रहा हो हमको, क्या यार ये कोई हंसने का समय है। हम कोई और काम कर रहे हैं तो वहां पर भी थोड़ा इफेक्ट वो आता है। तो मतलब इतनी सारी चीज़ों से प्रभावित होके एक इंसान अपने एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ समझ ही नहीं पाता है, ठीक है। इस तरीके की गुड बातें, जैसे ये बातें मैंने आपको बताई, क्या इस तरीके की बातें कौन करता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। Is a form of philosophical inquiry that explores the problem of human existence and centers on the abstractions of thinking, feeling and acting, ठीक है। उसका abstraction जो है उसकी बात करता है। Existentialist thinker frequently explores issues related to the, वो बात करते हैं सर जिंदगी का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, इसकी क्या वैल्यू है सर, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कौन करते हैं, जो भी अपने एग्जिस्टेंशियल राइटर्स। आया समझ में, ठीक है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, गुड बात है ये तो, ठीक है। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द प्राइमरी वर्च्यू ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ऑथेंटिसिटी, मतलब एक चीज की प्रामाणिकता। किसकी बात हो रही है, इसके बाद है, अ सेंट्रल प्रोपोजिशंस ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म इज दैट एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस, मतलब एग्जिस्टेंस जो है वो किससे पहले आता है, इसेंस का मतलब क्या होता है, जो चीज अपनी आवश्यकताएं हैं उससे भी पहले क्या आता है, हमारा अस्तित्व। क्या आता है, आपका अस्तित्व है तो फिर आपकी आवश्यकता होगी ना सर, समझ रहे हो। इसके बाद which means that the most important consideration for individual is that they are individuals rather than label, समझ रहे हो, मतलब कोई लेबल लगा देना ही सब कुछ नहीं है। क्या आप एक व्यक्ति हैं सर, आप अपने हिसाब से अपना जीवन जिए सर, ठीक है। रोल्स एंड स्टीरियोटाइप्स और डेफिनेशंस, कोई किसी को अलग तरीके का बता रहा है, कोई किसी का रोल क्या सेट कर रहा है, कोई किसी को किस तरीके से डिफाइन कर रहा है, इन सारी चीजों की बातें सर जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये कौन कहता है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट राइटर जो है अपने। Absurdism is the idea that there is no meaning in the world beyond the meaning we give it। यहां देखना, ये कितनी बड़ी बात बोली है, एब्सर्डिज्म, ये क्या होता है, एक एब्सर्ड लिटरेचर भी आया है। क्या है सर जीवन, समझ रहे हो क्या, मतलब कोई मोह माया सब खत्म हो जाना सर, एक वो अब्सर्डिज्म आ जाता है। क्या, जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इतना कुछ तबाही देख ली थी लोगों ने, तो उस समय थोड़ा एब्सर्ड लिटरेचर हम लोगों को देखने को मिला था। इस तरीके से लोग आ रहे हैं, इस तरीके से लोग खत्म हो रहे हैं, क्या तो उस अस्तित्व के ऊपर कहीं ना कहीं पे एक क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। इज द आइडिया दैट देयर इज नो मीनिंग इन द वर्ल्ड बियॉन्ड द मीनिंग वी गिव इट। इस दुनिया का कोई और मतलब है ही नहीं, है ना, दुनिया का तो कोई मतलब है ही नहीं, आप बस वही मतलब निकाल रहे हो जो आप उसको दे रहे हैं। देखना, जैसे इस लाइन को थोड़ा और समझना, दैट देयर इज नो मीनिंग इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई भी मीनिंग नहीं है, बियॉन्ड द मीनिंग वी गिव इट, उस मतलब से आगे जो मीनिंग हम उसको दे देते हैं, ठीक है। एग्जिस्ट, ये प्रश्न नहीं बनेगा, मैं क्लियर बता रहा हूं, यहाँ से प्रश्न कहाँ से बनेगा वो आगे मैं लेकर आया हूँ, क्या, लेकिन ये थोड़ा आपकी जो थॉट है वो रीच हो जाए आपका, ठीक है, इसको समझने का थोड़ा जो एरिया है वो थोड़ा वास्ट हो जाए। एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स ऑफन फोकस मोर ऑन व्हाट इज सब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्टिव मतलब एक इंसान के अपने विचार क्या है, उसके बिलीफ्स क्या है, उसका खुद का विश्वास क्या है, ठीक है, और उसका खुद का रिलीजन क्या है सर, उसकी बात करते हैं।
एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स फोकस ऑन ह्यूमन स्टेट्स, मानव की दशा कैसी है उसके बारे में बात करते हैं ये, उसकी फीलिंग्स कैसी है, भावनाओं के बारे में बात करते हैं, और उसके इमोशंस के बारे में बात करते हैं, सच एज फ्रीडम, ये बात करते हैं। अच्छा, इनके सब्जेक्ट क्या क्या है वो देख लेना। इनके सब्जेक्ट होते हैं राइटिंग, एक तो फ्रीडम होता है और दूसरा पेन, फिर गिल्ट, गिल्ट मतलब दोषपूर्ण महसूस करना अपने आप को किसी चीज को लेकर, एंड रिग्रेट, रिग्रेट मतलब पछतावा किसी बात का, एज अपोज टू एनालाइजिंग ऑब्जेक्टिव नॉलेज, लैंग्वेज और साइंस। इससे हटकर ये इसकी बातें करते हैं, ना ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज की बात करते हैं, ना ये लैंग्वेज की बात करते हैं, ना ये साइंस की बात करते हैं। ये तो इन चीजों की बात करते हैं, फ्रीडम, पेन, गिल्ट और रिग्रेट। इसके बाद भी और सब्जेक्ट हैं जो मैंने आगे लिख रखे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं, ये कुछ ऐसे राइटर्स है जो उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर पीरियड से। एक का नाम है अल्बर्ट कैमस, क्या नाम है, कैमस, ठीक है। थोड़ा सा पेन में कर लेता हूँ, एक नाम ये आपके सामने है, ठीक है। वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर, आप तो ये नाम याद रखें, ठीक है, और थोड़ा सा और जानकारी याद रखनी हो तो ये याद रख लें आप, ठीक है। was a French philosopher, author and journalist. His views contributed to the rise of the philosophy known as absurdism. इनका योगदान किस में रहा था, absurdism, ठीक है। इसके अंदर किसका योगदान रहा था, अल्बर्ट केमस का। इसके बाद है फ्रेडरिक विल्हेम नीच, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको आप प्रोनाउंसिएशन में कई सारी फॉल्ट्स होती है, नीच से बोल देते हैं कोई इसको, ठीक है। आप इसको सीधा सा बोले नीच, है ना, इस तरीके से नीच, तो ये है ना। वॉज ए जर्मन फिलोसोफर, कल्चरल क्रिटिक, पोएट, philologist and Latin and Greek scholar whose work has exerted a profound influence on Western philosophy and modern intellectual history, ठीक है। फ्रेंच कॉफ्का का, इन दोनों का नाम याद रखें आप, ये किससे रिलेटेड है, और इसके बारे में अल्बर्ट कैमस के बारे में याद रखेंगे तो चल जाएगा आपका काम। ये भी जर्मन लैंग्वेज नॉवलिस्ट है। अच्छा, ऐसा नहीं है सर, मैं इनको और ज़्यादा डिटेल्स में इससे नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके लिए आपको रेफरेंस देने पड़ेंगे और उससे क्लास लंबी हो जाएगी। और ये क्लास जो है वो किस ऑब्जेक्टिव से चल रही है, रिविजन हो जाए आपका, बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताने वाले नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब इसके थीम्स क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था ना स्लाइड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये वाली है। इसमें क्या क्या है, एक तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म होता है इसमें, रिलेटेड टू इसके सब्जेक्ट होते हैं लाइफ, डेथ, रेयर और एक्सट्रीम सिचुएशंस, उनके बारे में बात करते हैं। ये पर्सनल रिलेशंस जो होते हैं, व्यक्तिगत संबंध हमारे एक दूसरे के साथ होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, और फ्रीडम एंड चॉइस इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके थीम्स हो जाएंगे। इसमें राइटर जो है, एक है इस इनका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा है, इनको किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे वो देख लेना, किक गो, ठीक है, किक गो, द फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोरेन किकगा जो है, इनको क्या बोला जाता है, ये फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म है, ये याद रखें। कार्ल जेस्पर का नाम याद रखें, डेवलप्ड, इन्होंने एक थ्योरी, फिलोसॉफिकल थ्योरी जो है वो डेवलप की थी, उसका नाम है एग्जिस्टेंस। और GW हीगल का नाम याद रखें, ये इससे जुड़े हुए हैं। और फ्योडोर दोस्तोयस्की, इसका नाम याद रखें। इसके बाद एडमंड हसल, इनका नाम याद रखें। ये कुछ नाम आपके सामने हैं, और यहीं से आपने अगर इसको अच्छे से पढ़कर चले गए तो फिर मान के चलिए कि यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम है, ठीक है। चलिए, बहुत जल्दी हम सारी चीजों को करने वाले हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जहां तक मुझे पता है जो भी आपके मूवमेंट है उनमें सबसे अच्छी पकड़ बच्चे की इस पे होती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये अच्छे से बच्चा पढ़ के जाता है और समझ में भी आ जाता है, ठीक है। ये इसमें देखना यहाँ क्या बता रखा है, स्लाइड को थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ नैरेटिव स्टाइल। ये क्या है, नैरेटिव मतलब कोई कथा कहने की अपनी एक स्टाइल है, that tries to capture a character's thought process in a realistic way। एक कैरेक्टर है किसी पर्टिकुलर रचना के अंदर, उस कैरेक्टर्स के थॉट प्रोसेस क्या है, इन अ रियलिस्टिक वे, वास्तविक तौर पे वो इंसान अपने दिमाग के अंदर क्या चीजें सोच रहा है, ठीक है। इट्स एन इंटीरियर मोनोलॉग, ये इंटीरियर मोनोलॉग के जैसा है, मतलब अंदर ही एक व्यक्ति अपने से बात करता है क्या, ठीक है, ये उसके जैसा है, लेकिन ये बिल्कुल वो नहीं है, ये ध्यान रखें आप। ये इंटीरियर मोनोलॉग जैसा है, बट इट्स आल्सो मोर देन दैट, लेकिन ये उससे भी कभी कभार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बिकॉज इट्स मिमिकिंग द नॉन लीनियर वे आवर ब्रेन्स वर्क। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस narration includes a lot of free association, looping repetition, sensory observation and strange
और इवन नॉन एग्जिस्टेंट पंक्चुएशन एंड सिंटेक्स, all of which helps us to better understand a character's psychological state and world view। देखो सीधी सी बात है, ये लैंग्वेज आप को चाहे आपको समझ में आती है तो ठीक है, बाकी मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ थोड़े से आसान शब्दों के अंदर, ठीक है, कैसे देखना है इसको। भाई स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, ऐसे बहुत सारे राइटर्स हुए, ठीक है, जैसे आप अनीता देसाई का एक नॉवल पढ़ेंगे क्राई द पिकॉक, है ना, उसमें माया की जो स्थिति होती है क्या, वहाँ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, मतलब एक कैरेक्टर को इस तरीके से बताना, मतलब कैरेक्टर के दिमाग के अंदर जाके कि वो कैरेक्टर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या सोच रहा होगा, उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो जागरूक अवस्था में उसके मन में क्या क्या विचार आते हैं, उन सारे विचारों को शब्दों का रूप देना, मतलब उसकी जो कॉन्शियसनेस की जो धारा चल रही है, स्ट्रीम चल रही है, ठीक है, उसको शब्दों में बयां करना, इसको आप सीधा सा समझे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इंटीरियर मोनोलॉग से थोड़ा डिफरेंट होता है, ये इंटीरियर मोनोलॉग की बात करी, ठीक है। अब देखिए इंटीरियर मोनोलॉग जो है वो पोएट्री का फॉर्म होता है, और उसके बाद जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है ये नॉवेल है, ड्रामा है, इनमें इस्तेमाल होता है। यहाँ इंटीरियर मोनोलॉग के अंदर जब एक इंसान अपनी बात करता है तो उस समय हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि वो एक लॉजिकल प्रोग्रेशन होता है, मतलब एक घटना से दूसरी जगह पे जब वो जा रहा है तो बिल्कुल सीक्वेंसेस जा रहा है, मतलब सोच रहा है वो भी क्या, लेकिन पहले इस पे सोच रहा है, फिर इस पे सोच रहा है, फिर इस पे सोच रहा है क्या, एक सीक्वेंस बन रहा है। लेकिन यहाँ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर हम क्या चीज देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। यहाँ पर क्या बात है, कभी एक इंसान एक अलग ही थॉट के अंदर है, सडन उसके दिमाग में कोई और चीज आ जाती है, फिर वो उसके बारे में सोचने लग जाता है, फिर थोड़ी देर और होती है, फिर कोई और थॉट आता है, उसके बारे में सोचने लग जाता है, एक कैओस बनता है, समझ रहे हो, कैओस का मतलब थोड़ा डिसऑर्डर बनता है, मतलब क्या सोच रहा है उसको पता ही नहीं, उसने क्या चीज करने के लिए कोई काम किया था, सोचने लगा था, तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था उसका, हम इस बात को लेकर सोचने वाले थे, वो तो बात भूल जाते हैं सर। इसके बाद हम थोड़ा अलग ही बातों के बारे में बात करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। तो उस कैरेक्टर के माइंड के अंदर जाके जब एक राइटर अपनी बात बताता है क्या, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में इसकी शुरुआत मानी जाती है, और इसमें बहुत सारे राइटर्स जो हैं इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे आयरिश राइटर देखते हैं हम, जेम्स जॉइस हैं, इसके बाद आपके जो इंडियन ऑथर्स में भी आप देख सकते हो, अनीता देसाई हैं, वर्जीनिया वुल्फ जो उनकी सारी रचनाएं इससे आती है। तो ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि ये लैंग्वेज मैंने आपको ये वही लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, और ये लैंग्वेज मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी टफ पड़ सकती है आपके लिए, फिर भी पढ़ने अब इतना समझ गए ना, अब आपके लिए दिक्कत नहीं होगी इसको पढ़ने में, ठीक है। अब देखना इसको क्या है, इसको पूरा समझ लेते हैं। इसके बाद ये एक बड़ा मूवमेंट बचा है, फिर जो मूवमेंट है वो थोड़े छोटे हैं आपके, ठीक है। एंड कैरेक्टर साइकोलॉजिकल स्टेट ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। इट्स मीन टू फील लाइक यू हैव डिप्ड इनटू द स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स कॉन्शियसनेस, ऐसा है जैसे आपने उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर जो विचार चल रहे हैं उसके अंदर आपने कोई डुबकी लगा ली है, इतना डीप जाके उस इंसान के थॉट्स को आप जान पाते हो। क्यों जान पाते हो, क्योंकि राइटर ने उतना अच्छे तरीके से उन चीजों को, उसकी कॉन्शियसनेस की जो स्ट्रीम है उसको बयां किया है शब्दों के अंदर, ठीक है। और लाइक यू आर अ फ्लाई ऑन द वॉल ऑफ देयर माइंड, आप जैसे उनके दिमाग के अंदर एक मक्खी की तरह प्रवेश कर जाते हो, कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, पूरा ऑब्जर्व आप उनको कर रहे हो, ठीक है। ऑथर्स हु यूज दिस टेक्निक आर एमिंग फॉर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ट्रूथ, भावनात्मक तौर पे और मनोवैज्ञानिक तौर पे एक इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है क्या, उस सच्चाई को बयां करता है ये, ठीक है। They want to show a snapshot of how the brain actually moves from one place to the next। वो बताते हैं कि दिमाग एक जगह से दूसरी जगह पर कितना जल्दी जल्दी शिफ्ट करता है क्या। बहुत अच्छी रचनाएं हैं इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की, आप पढ़ेंगे कभी तो। दो थॉट इजंट लीनियर, मतलब जो थॉट है एक, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक लाइन से चल रहा है क्या, नो। दीज ऑथर्स पॉइंट आउट वी डोंट रियली थिंक इन लॉजिकल वेल ऑर्गेनाइज्ड और इवन कंप्लीट सेंटेंसेस। अब ये समझ में आएगा, ये कहते हैं कि हम कोई लॉजिकल सोच नहीं रखते, हमारे सोच कोई वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, हम ना ही कोई कंप्लीट सेंटेंस बनाते, कभी कभार एक सेंटेंस बीच में छोड़ के अचानक दूसरी बात आ गई तो उसके ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंस की वो स्ट्रीम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इनको देख लें आप, ये सारे के सारे याद करके जाना, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा इनमें से एक भी छोड़िए आप, ठीक है, क्योंकि लाया है 4-5 में यहाँ पे। एक मिसेस डोलोवे, ये रचना है वर्जीनिया वुल्फ की, जैसा बताया था मैंने आपको,
इसके बाद बिलव्ड, ये रचना है टोनी मॉरिसन की, याद रखिएगा इसको भी। द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये रचना है टीएस इलियट की। एज आई ले डाइंग बाय विलियम फॉकनर। यूलिसिस, ये रचना है जेम्स जॉइस की। इसके बाद द साउंड एंड फ्यूरी, ये है विलियम फॉकनर की। द वेव्स बाय वर्जीनिया वुल्फ, इसको भी याद रखें। द ब्रिटिश म्यूजियम इज फॉलिंग डाउन, ये डेविड लॉज की रचना है, इसको भी याद रखें आप, ठीक है। ये सारी चीजों को आप देखें। फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम देखते हैं सिंबॉलिज्म के बारे में। अब देखिए इसके बारे में भी थोड़ा सा ये बड़ा आपको लगेगा क्या, लेकिन इतना करना नहीं है आपको, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। सिंबल्स का मतलब क्या होता है, अपनी बातों को सीधे तरीके से ना करना, अपनी बात को कोई दूसरे फॉर्म में रखना, अपनी बात को किसी दूसरे शेप के अंदर रखना, ठीक है। मतलब बात क्या कहना चाह रहे हैं उसकी जगह पे कोई आपने एक पर्टिकुलर चीज का इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ब्लड हो गया, क्या हो गया, ब्लड हो गया। उसको कोई राइटर बता रहा है रेड वाटर, क्या बता रहा है, रेड वाटर। तो रेड वाटर सिंबल यूज कर लिया इसने, किसके लिए, ब्लड के लिए। समझ रहे हो, सीधे तरीके से बात नहीं करना, उसकी जगह पे एक पर्टिकुलर सिंबल का इस्तेमाल कर लेना। ये मतलब नॉर्मली आप देखोगे ये मॉडर्न टाइम में काफी ज्यादा प्रचलन में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में थियरी है, और मैं बता रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रश्न आया तो आपने अगर इतना पढ़ लिया तो आपका गलत नहीं जाएगा क्या। थोड़े एक दो टाइप हैं वो उसके बारे में देख लेंगे। देखिए इसमें दो नामों को याद रखें आप, एक है आर्थर रिम्बाउड, क्या नाम है, आर्थर रिम्बाउड एंड स्टीफन मलार्नी, ये दो नाम याद रखने, आर क्रेडिटेड टू इंट्रोड्यूस सिंबोलिज्म इन लिटरेचर। इनको लिटरेचर में सिंबोलिज्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। ये बेसिकली इस मूवमेंट की शुरुआत इन दोनों लोगों ने कहां पे करी थी, तो फ्रांस में। कहां पर, फ्रांस में, ठीक है। इट वॉज रिएक्शन अगेंस्ट रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, मतलब जो रियलिज्म था वास्तविक बातों को कहना, और जो नेचुरलिज्म था मतलब जो वास्तविक, ये दोनों एक ही चीज है एक तरीके से आप देखोगे तो रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म से थोड़ा सा हट करता है, मतलब रियलिटी आप बताओ क्या, लेकिन उसको बिल्कुल इतना ओपनली नहीं, क्या समझ रहे हो, थोड़ा उसको सिंबलाइज करके प्रतीकात्मक तौर पे अपनी बात कहना, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो उस तरीके की प्रतीकात्मकता का इस्तेमाल कहां पे होता है, सिंबोलिज्म में। सिंबोलिज्म इज when an object, person or place represent an abstract idea beyond its literal meaning। कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट कोई अलग ही आइडिया को प्रेजेंट कर रहा हो जो बता रहा उसका मीनिंग नहीं है। जैसे कोई एक इंसान है जो बार बार किसी इंसान को घूरने की आदत है या फिर चीजों को जज करता है, क्या करता है, जज करता है क्या, तो उसकी जगह पे, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की जगह पे इन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल कर दिया, कैमरा, समझे। तो वो कैमरा क्या है, उस इंसान के बारे में बात हो रही है जो लोगों को जज करता है, जो लोगों के ऊपर नजर बनाए रखता है। तो सिंबल्स का यूज करना इस तरीके से। सिंबोलिज्म इन लिटरेचर कैन बी, कहाँ गया, ठीक है यहां तक ही थे। सिंबोलिज्म इन लिटरेचर कैन बी एज ऑब्वियस एज अ स्टॉर्म रिप्रेजेंटिंग अ कैरेक्टर्स इंटरनल टर्मोइल, मतलब कोई तूफान है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक व्यक्ति के दिमाग के अंदर मेंटल टर्मोइल चल रहा है क्या, दिमाग के अंदर पूरे तरीके से कोई लगातार ऐसा कुछ हो गया है उसके साथ। ऐसा नहीं होता आज तो बिल्कुल यार दिमाग में से तूफान सा आ गया है क्या, गुस्सा आ जाना इस तरीके का, तो इस तरीके के सिंबल्स का यूज कर लेना। कैरेक्टर्स इंटरनल टर्मोइल और ए सटल एज ए कैरेक्टर्स येलो शर्ट फोर शेडोइंग अ पेंडिंग फ्रेंडशिप, जैसे किसी का येलो शर्ट क्या बता रहा है, पेंडिंग फ्रेंडशिप की बात कर रहा है। सिंबोलिज्म बिगेन एज एन आर्टिस्टिक मूवमेंट इन द फ्रेंच पोएट्री इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के अंदर शुरुआत होती है, किसमें होती है, प्राइमरीली ये फ्रेंच पोएट्री के अंदर, मैंने बता भी चुका हूं वहां पे ये फ्रांस में शुरू हुआ था। टू कॉम्बैट रियलिज्म, किसके अगेंस्ट में आया था ये, रियलिज्म के अगेंस्ट में आया था, ठीक है, इन फेवर ऑफ रोमांटिसिज्म। देखो इसकी लाइन के बहुत गहरे मीनिंग है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, क्या समझदा है इसको, 2 मिनट का टाइम लूंगा मैं आपका। देखो रोमांटिसिज्म की बात करता हूं मैं पहले, सबसे पहले, ठीक है। रोमांटिसिज्म के अंदर क्या था भाई, चीजें जो भी इंसान फील कर रहा है क्या, उसमें किसकी वैल्यू थी, इमेजिनेशन की वैल्यू थी, हमने देखा ना। और एक इंसान जो भी सोच रहा था वो सबको वो क्या कर रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था, क्या कर रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था। फिर आ गया यहां पर
हमने देखा रियलिज्म। देखो रोमांटिसिज्म जो है वहां पर इमेजिनेशन को एक्सप्रेस कर रहा था, लेकिन बिल्कुल ही ऐसा वास्तविकता जो है वो ऐसा शो नहीं, क्योंकि इसके रोमांटिक राइटर है उनकी लैंग्वेज होती थी मेटाफोरिकल। कैसी होती थी? उपमाओं का इस्तेमाल करते थे वो अलग अलग चीजों के लिए। क्या रियलिस्ट ने क्या करा? कोई उपमाओं का इस्तेमाल नहीं, सीधा हुआ चीजों को जैसा का जैसा बताना उन्होंने शुरू किया। तो फिर रोमांटिसिज्म वाली स्पिरिट खत्म हुई, समझ रहे हो? फिर उसको बचाने के लिए कौन आया? सिंबलिज्म क्या आया? मतलब बताओ सब चीजों को, क्या बिल्कुल रियल नहीं, किस तरीके से सिंबल का इस्तेमाल करते हुए। क्या किसकी तरह? इनकी तरह। थोड़ा सा इन दोनों के बीच में लिंकेज। देखो समझ में आता है तो ठीक है, इतना डिटेल्स में वो नहीं जाएगा एग्जामिनर, ठीक है? आपको ये इतना पढ़ लिया वो भी इनफ है आपके लिए। क्या लेकिन ठीक है, थोड़ा ये लाइन आ गई तो मैंने सोचा इसको और एक्सप्रेस कर लिया जाए, ठीक है? अ साइन ऑफ रिकॉग्निशन, चलो ठीक है, ये सिंबललेस वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड से, ठीक है? और इसका मीनिंग क्या होता है? साइन ऑफ रिकॉग्निशन, मतलब किसी को पहचान का कोई एक संकेत, ठीक है? तो वही है सिंबोलिज्म। 25 नंबर पे आ जाए। इसके बाद देखना ये कुछ सिंबोलिज्म के टाइप्स हैं। एक तो होता है रिलीजियस सिंबोलिज्म, रोमांटिक सिंबोलिज्म और इमोशनल सिंबोलिज्म। मैं बता रहा हूं, ना पढ़ के जाए आप इनको, ठीक है? कोई ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं, आप इनकी रीडिंग लगा सकते, थोड़ा सा समझ जाए इनको, ठीक है? बाकी नहीं याद रहे तो टेंशन नहीं लेनी इस बारे में कि सर नहीं याद है कैसा होगा, उसकी छोड़िए आप, क्या, क्योंकि बहुत कम संभावना है इसकी। देखो रिलीजियस सिंबोलिज्म में क्या होता है? सिंबल्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन किसके पर्सपेक्ट में? रिलीजन के। देखना कैसे। परहैप्स द मोस्ट वाइडली नोन एंड एक्सेप्टेड यूज ऑफ सिंबोलिज्म इज रिलीजियस allusions, ठीक है? In the late 1800, it was popular to include religious symbolism in novel and poetry such as Paradise Lost by John Milton. वहां पे religious symbol है, वो देख लेना थोड़ा सा बस। Which is a retelling of Bible's book of Genesis. बाइबल की जेनेसिस थी, उसकी रिटेल किया उस तरीके से इन्होंने बताया गया है, ठीक है? The Bible itself is inundated with symbolism, including the Lamb of God, the serpent as the devil, and several parables with included symbolism. ये सारी चीजें देखो मैं बिल्कुल समझा सकता हूँ इसको आपको, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बस ये याद रखें कि उसका टाइप रिलीजियस सिंबोलिज्म है, क्योंकि मुझे उसको समझाने में अभी पैराडाइज लॉस्ट पर भी जाना पड़ेगा। लेक्चर में देख पा रहा हूँ जैसे अभी मेरे सामने ऑलरेडी काफी बड़ा हो गया है, क्या है ना? तो बहुत ज्यादा अपन इसको खींचेंगे तो फिर हाँ, अगर समय रहा तो मैं इन तीनों रियल अभी सिंबोलिज्म को इस लेक्चर के बाद में समझा दूंगा, ठीक है? रोमांटिक सिंबोलिज्म, रोमांटिसिज्म एम्फेसाइज फीलिंग ओवर रियलिटी एंड क्रिएटिविटी ओवर प्रैक्टिकलिटी, ठीक है? ये पढ़ ही चुके हो आप। इट बिकेम अ पॉपुलर मूवमेंट इन लिटरेचर आफ्टर its birth as an artistic movement. Shakespeare sonnets are a great example of romantic symbolism. ये देख लेना। यहाँ पे मिल्टन ध्यान रखना, ऊपर रिलीजियस सिंबोलिज्म में, यहाँ पे किसका नाम याद रखना? शेक्सपियर जो है, उनकी रचनाओं को थोड़ा लिंक कर लेना। क्या? एज इट टॉक्स ऑफ ब्यूटी एंड अगलीनेस थ्रू सिंबल्स लाइक फ्लावर्स एंड वीड्स, ठीक है? ये बात करते हैं, जैसे ये सिंबल्स ही तो, फ्लावर किसका सिंबल है? ब्यूटी का। और वीड्स मतलब जो घास है ना, वो किसका सिंबल है? अगलीनेस का। ये बताया इन्होंने। इमोशनल सिंबोलिज्म में क्या होता है? कंक्रीट थिंग्स का इस्तेमाल करना, मतलब कोई वास्तविक चीज है जो बिल्कुल जिनको आप देख सकते हो, जिनको छू सकते हो, क्या उन चीजों का इस्तेमाल करना टू कन्वे इमोशंस इन पॉपुलर इन लिटरेचर, ताकि कंक्रीट चीजों का इस्तेमाल करना कोई एक अब्स्ट्रैक्ट चीज को बयां करने के लिए, ठीक है? पोएट्री विल डिस्क्राइब द वेव ऑफ द ओशन टू सिंबलाइज द पीस एंड सेरेनिटी और रेन टू सिंबलाइज सैडनेस इन कैरेक्टर. द अपीयरेंस ऑफ द सिंबल्स कैन एक्सप्रेस द इमोशंस ऑफ अ सीन और कैरेक्टर इन अ मोर पोएटिक फैशन. देखिए पढ़ लेना इसको आप, ठीक है? दे रहा हूं मैं, ओके? फिर आपके मन में ये नहीं हो सर कंटेंट आपको खूब कम दिया है क्या आपने? बाकी मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे इतना डिटेल्स में जाने की जरूरत है, ठीक है? आ जाते हैं नए पे। इसके बाद ये एग्जाम्पल्स इनके याद रखें आप कुछ, ठीक है? ये जरूर इसके बारे में जरूर बोलूंगा मैं आपको। एमिली डिकिंसन जो है, इनकी रचना है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, क्योंकि मैं किसके लिए रुक नहीं सकी? मौत के लिए रुक नहीं सकी, एमिली डिकिंसन बोलते हैं। नेथानियल हॉथॉर्न की एक रचना है द स्कारलेट लेटर। ये रचना बहुत अच्छी रचना है, ध्यान रखना। एक तरीके से उसका एक रेड लेटर जो है, रेड लेटर का शायद ए का कुछ सिंबल होता है क्या? स्कारलेट लेटर, एक लेडी जो है उसको थ्रू आउट द लाइफ पहन के घूमना पड़ता है क्या? ठीक है, वो सिंबल है किसी ए जो है, वो आगे किसका सिंबल है वो तो पढ़ेंगे, आप पता पड़ेगा आपको। प्राइड एंड प्रीजुडियूस जो है ये जैन ऑस्टिन की रचना है, इसमें भी सिंबल्स का इस्तेमाल हुआ है। अगेंस्ट द ग्रेन बाय होजमैन और द 12 बाय अलेक्जेंड्रोविक ब्लॉक, ये भी है। तो ये दो चार रचनाएं जो है वो सिंबोलिज्म की याद रखें आप लोग। हाँ चलिए,
तो 2 मूवमेंट बाकी हैं क्या, ठीक है। 1.5 घंटे का लेक्चर भी अपना हो गया है, तो 2 घंटे के अंदर मेरा इसको फिनिश करने का टारगेट था, तो निश्चित तौर पर ही हम उसी तरीके से चल रहे हैं क्या। खैर ऐसा भी नहीं है हमने जल्दी चलने के चक्कर में जो मूल बात है उसको हमने नहीं छोड़ा है, क्योंकि देखिए एक बात ये भी है ना कि 2 घंटे के अंदर, क्योंकि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी जाएंगे, ठीक है, आप किसी कोर्स में भी देखेंगे तो आप ये पाएंगे सर एक एक मोमेंट को 1-1 घंटा दे रखा है क्या। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ वो टीचर्स गलत कर रहे हैं, अनडाउटेडली वो टीचर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप जब तक समझोगे नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, तो वो चीज़ें आप अच्छे तरीके से गेन नहीं कर पाएंगे क्या। लेकिन यहाँ 2 घंटे में अगर मैं समझा रहा हूँ तो निश्चित तौर पर ही कंटेंट उससे थोड़ा कम होगा क्या, और उससे थोड़ा कम समझ होगी, क्योंकि रीज़न ये है कि ये रिविजन के तौर पर है आपके लिए। अगर मुझे एक मूवमेंट के ऊपर अगर मैं 1 घंटा बात करता तो निश्चित तौर पर ही मैं कह रहा हूँ उस मूवमेंट से जुड़ी सारी चीज़ें मैं आपको बता देता, कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होती। बट आई हैव अ बाउंडेशन ऑफ टाइम दैट आई हैव टू कवर ऑल द मूवमेंट्स गिवन इन योर सिलेबस विद इन 2 आवर्स, विद इन 2 आवर्स, नॉट मोर देन, उससे बढ़ना नहीं है। 2 घंटे के अंदर मेरा टारगेट था कि इसको हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो उसी अप्रोच के साथ मैं चल रहा हूँ। मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म 2 बहुत छोटे मूवमेंट है, और इनको मैं ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करूंगा। उसका रीज़न भी है, मॉडर्न एज जो है वो आपके लिटरेरी पीरियड्स में दे रखी है, तो आप उसको अच्छे से समझ लेंगे भाई साहब क्या क्या चीज़ें वहां पर है, क्योंकि मॉडर्न एज आप जैसे ही पढ़ोगे तो आपको मॉडर्निज्म भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। मॉडर्न एज के अंदर देखते हो आप वर्ल्ड वॉर का थोड़ा सीन आ गया था क्या, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं हम। Modernism is a period in a literary history which started around the early 1900। यहाँ पे शुरू हुआ और तकरीबन यहाँ पर खत्म हुआ, तकरीबन कह रहा हूँ मैं, ठीक है, जनरली ऐसा माना जाता है। Modernist writers in general rebelled against the clear-cut storytelling and formulaic words from the 19th century। 19th century का जो लिटरेचर था वहां से ये लोग थोड़ा सा हटे, क्लियर कट अपनी बातों को नहीं बताते थे, जो रियलिज्म था उससे थोड़ा सा ये लोग हटे, बातों में वापस वही एक तरीके का जो घुमावदार तरीके से अपनी बातें कहना है वो वापस शुरू होता है। इन्फ्लुएंस बाय एस्थेटिज्म, जो सुंदरता जो होती है उससे थोड़ा इन्फ्लुएंस थे। डिकेडेंस, डिकेडेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का पतन होना, ठीक है। और सिंबोलिज्म से भी ये काफी इन्फ्लुएंस थे। सिंबोलिज्म का मतलब वही जो मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। और इम्प्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म क्या होता है, जब कोई राइटर के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर इवेंट का, किसी पर्टिकुलर पर्सन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है क्या, उस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, इंप्रेशन। और उस इंप्रेशन में कोई इंसान एक बात लिखता है, जैसे एक बात बताता हूँ भाई, इस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था क्या, अगर कोई वहां पर उन्होंने साफ उसकी आंखों से उस वर्ल्ड वॉर को होते हुए देखा है तो उस घटना का बहुत बड़ा इंपैक्ट उसके दिमाग के ऊपर पड़ेगा, उसका इंप्रेशन पड़ गया। अब उस इंप्रेशन को ध्यान में रख के कोई लिटरेचर अगर लिखा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंप्रेशनिज्म। क्या बोलेंगे, इंप्रेशनिज्म, ठीक है। तो ये शब्द थे जिनको थोड़ा सा मुझे बताना था, और ये ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसमें ध्यान रखना क्या क्या फीचर है इसके। तो एस्थेटिज्म, डिकेडेंस, सिंबोलिज्म एंड इंप्रेशनिज्म, ठीक है। ये थोड़ा नया शब्द है। डिकेड को आप इस तरीके से मत लेना, ये जो आपका दशक होता है इसको अपन बोलते हैं पतन एक तरीके से, ठीक है। पतन वो भी कौन सा पतन, मोरल, है ना, जो अपना मोरल डिक्लाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिकेडेंस बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर स्लाइड पे, इसके एग्जाम्पल्स ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके मॉडर्न एज के अंदर भी काम आएंगे। द वेस्टलैंड जो है वो टी.एस. इलियट सभी जने जानते हैं, यूलिसीज जेम्स जॉयस की, और फोरस्टाइल सेगा भाई गाल्सवर्दी, ठीक है। ये 3-4 रचनाएं हैं, इनको ध्यान रखें। और कुछ मॉडर्निस्ट राइटर्स के भी नाम याद रख सकते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स है उसमें नाम आता है टी.एस. इलियट का, बर्नार्ड शॉ, ये सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स है। गाल्सवर्दी का नाम याद रखें, W.B. ईट्स का नाम याद रखें, W.H. ओडन है, H.G. वेल्स है, D.H. लॉरेंस है, इसके बाद डायलन थॉमस है और एल्डोस हक्सले। ये सारे के सारे राइटर्स है जो आपके मॉडर्निज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए 29 नंबर की स्लाइड पे हम आ चुके हैं। इससे पहले थोड़ा और इसको समझ लेते हैं। अ नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स of modernism is self-consciousness concerning artistic and social tradition, which often led to experimentation with form along with the use of techniques that drew attention to the processes and materials used in creating works of art। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक, सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस कंसर्निंग आर्टिस्टिक एंड सोशल ट्रेडिशंस। मतलब जो आर्टिस्टिक ट्रेडिशन उस समय चल रहा था, मतलब कला में जिस तरीके की परंपरा चल रही थी और जिस तरीके का उस समय ये सोशल ट्रेडिशन भी चल रहा था, सामाजिक में भी जो चीजें हम देखते हैं क्या,
विच ऑफन लेड टू एक्सपेरिमेंटेशन विद फॉर्म, क्योंकि जिस तरीके का समाज था उसने इन लोगों को इंस्पायर करा कि आप अपनी फॉर्म के अंदर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, थोड़ा प्रयोग करें, जिस तरीके का फॉर्म ऑफ लिटरेचर आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, अलॉन्ग विद द यूज ऑफ टेक्निक्स, और कुछ ऐसे टेक्निक्स का इस्तेमाल करें that drew attention to the processes and materials used in creating works of art। और ये क्या करेंगे, जो अपना प्रोसेस मटेरियल, अटेंशन टू द प्रोसेसेस एंड मटेरियल्स यूज्ड इन द क्रिएटिंग वर्क्स ऑफ आर्ट, जो आर्ट के वर्क्स हैं उनके अंदर जिस तरीके की प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया है उनको बनाने के अंदर, ठीक है, उनसे अपना अटेंशन जो है वो किस तरीके से उसके ऊपर लाया जाए, ठीक है। तो ये चीजें हमको देखनी है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लिटरेचर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो सबसे पहला इंडिविजुअलिज्म क्या है, मतलब व्यक्ति के बारे में बात करना, ठीक है। इन मॉडर्निस्ट लिटरेचर द इंडिविजुअल इज मोर इंटरेस्टिंग देन सोसाइटी, सोसाइटी से ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन का अर्थ क्या है कि वो एक्सपेरिमेंट करते थे अपनी फॉर्म्स के साथ, ठीक है। मॉडर्निस्ट राइटर्स ब्रॉक फ्री ऑफ ओल्ड फॉर्म्स एंड टेक्निक्स, जो पुरानी फॉर्म चल रही थी लिटरेचर की उससे थोड़ा सा अलग है। एब्सर्डिटी का मतलब क्या है, द कार्नेज ऑफ टू वर्ल्ड वॉर्स, मतलब दो वर्ल्ड वॉर जब एक साथ हुए, प्रोफाइंडली अफेक्टेड राइटर्स ऑफ द पीरियड, उस पीरियड के राइटर्स को उन्होंने अफेक्ट किया। वो कह रहा अब्सर्डिज्म मतलब क्या है सर जीवन में, है ना, वो उस तरीके का ख्याल। सिंबोलिज्म भी था यहाँ पे थोड़ा सा, इसके बाद थोड़ा सा फॉर्मलिज्म भी था, कुछ औपचारिकताएं भी यहाँ पर थी, ठीक है। चलिए पोस्ट मॉडर्निज्म, ये कुछ छोटा सा है, अब देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो आई थिंक अभी तक के जितने मूवमेंट हुए हैं थोड़ा सा समझे होंगे आप इनको, और एक क्लास के अंदर हम जितना दे सकते थे उतना देने का हमने पूरा प्रयास किया है। देखो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके ध्यान रखें। सबसे पहला, एक तो इम्प्रेस ऑफ रैंडमनेस, रैंडमनेस मतलब चीज ऑर्डर में नहीं होना, क्या समझ रहे हो, एक चीज के बाद दूसरी चीज जरूरी नहीं है, क्या एक चीज हुई फिर वो नहीं दूसरी कोई चीज होना, घटनाओं का इस तरीके का रैंडमनेस आ जाना उनके अंदर। फिर है postmodern works reject the idea of absolute meaning and instead embrace randomness and disorder, थोड़ा डिसऑर्डर की बात ये लोग करते हैं, ठीक है। प्लेफुलनेस, प्लेफुलनेस का मतलब रचना में थोड़ी सी फनी एलिमेंट्स को इस्तेमाल करना, वो क्या कहलाता है, प्लेफुलनेस, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन मतलब थोड़े से टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना उस पर्टिकुलर रचना को। इसके बाद मेटाफिक्शन, थोड़ी मेटाफोरिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, वही मेटाफिक्शन है क्या। इंटरटेक्सचुअलिटी, इसको क्या होता है, जैसे हम एक बात बता रहे हैं, ये होता है ना, आप मूवीज के अंदर देखते हैं, अभी टाइम चल रहा है क्या, मानो एक मूवी में कोई सीन चल रहा है, फिर अचानक हीरो वो पुरानी बात याद करता, फिर पास्ट में चला जाता, ब्लैक एंड व्हाइट, क्या उस तरीके का अगर लेखन में कोई चीज होती है क्या, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरटेक्सचुअलिटी। तो वो भी अपन देखते हैं क्या। फिर आपने मूवीज वगैरह में भी, क्योंकि देखना है मूवीज वगैरह जो बनती है वो साहित्य से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है क्या, और वहीं से कंटेंट मिलता है उनको क्या, तो वो चीजें हम फिर यहाँ पे देखना शुरू होती है, ठीक है। तो वो इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, ठीक। पोस्ट मॉडर्निज्म आल्सो स्पेल्ड पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, इन वेस्टर्न फिलोसफी लेट 20th सेंचुरी मूवमेंट है, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद का मूवमेंट, ठीक है, आफ्टर 1940 50 मान सकते हो आप ये, ठीक है। लेट 20th सेंचुरी मूवमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है, थोड़ा ऐसा रहस्यवादिता, ठीक है, थोड़ा सोच में रहना क्या अलग अलग चीजों का। सब्जेक्टिविज्म, ठीक है, बता चुका हूं मैं कई बार इसको। रिलेटिविज्म, चीजों को एक दूसरे से रिलेट करके अपनी बात करना। जनरल सस्पिशियन, सस्पिशियन का मतलब भी वही संदेह है ना। एंड एन अक्यूट सेंसिबिलिटी टू द रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन असर्टिंग एंड मेंटेनिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर, इन सारी चीजों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट राइटर्स में ध्यान रखें आप, जॉन बर्थ, सैमुअल बेकेट, इटालो कॉल्विनो, ठीक है, ये जॉन बर्थ है, सैमुअल बेकेट है, इटालो कैल्विनो, डॉन डिलिलो, जॉन फॉल्स, जोसेफ एलर है, गैब्रियल गार्सिया मार्क्विस है, और टॉमस पिंचन है, कर्ट वॉनेगट है, और डेविड फोस्टर वॉलेस है, ठीक है। ये सारे राइटर्स हैं। तो ये आपका पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो साथियों देखो पूरा प्रयास रहा है कि इस एक लेक्चर के अंदर ही आपको सारी चीजें समझाई जाए, ठीक है। मैं मानता हूं कि परफेक्शन इतना जल्दी इसके अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि जब हम 2 घंटे के अंदर या फिर उससे भी कम समय के अंदर, जिस समय हम इतने बड़े टॉपिक को लेकर चलते हैं जो अपने आप में 10 घंटे ले सकता है अगर आप सिस्टमेटिकली इनको पढ़ाने जाए तो, और उसको इतने कम समय के अंदर करना, तो निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ कुछ कमियां रह सकती हैं क्या, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा है, ठीक है। आप इस लेक्चर को निश्चित तौर पर देखें। और एक बात और है
टेलीग्राम हमारा चैनल है, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे रखा है, और उसकी पीडीएफ जो है वो भी आपको उसी ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड की जाएगी, ये जो कंटेंट है उसका सारा, ठीक है। तो इसको आप ना भूलें, ठीक है। आई होप कि लेक्चर पसंद आया होगा आपको, और ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी, इसको अगर वाकई में अगर आपने दिल से पसंद किया है तो उसको शेयर करें अपने साथियों के साथ, और उन्हें बताएं कि वाकई में एक अच्छा कंटेंट जो है वो कम समय के अंदर, क्योंकि रिवीजन का दौर चल रहा है, तो ज़रूरी है आपके लिए कि कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर की जाए। और एक हमारा जो पहले वाला एफर्ट था उसके अंदर भी हमने इंडियन राइटर्स के बारे में बहुत कम समय में चीज़ों को हमने बताया है, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। चलिए विदा लेता हूँ आज के लिए, इसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।